खांडल सर कितना पैसा कमाते हैं। सर आपके अकॉर्डिंग एक आइडियल रूटीन क्या होना चाहिए सी एस्पिरेंट का, कि मतलब आप मुझे कुछ ऐसी चेक पॉइंट्स दो कि अगर ये आप तमीज से फॉलो करो, स्टार्ट फ्रॉम योर जर्नी आफ्टर सी इंटर, तो आप सी फाइनल एक अटेम्प्ट में निकाल लोगे। टीचर ही सब कुछ कर दे। मैराथन की बड़ी एक्सपेक्टेशन। हाँ, मेरे से भी कहते हैं सर वो आप मैराथन नहीं रिकॉर्ड करते। मैंने कहा यार मैराथन क्या रिकॉर्ड करना है, मैंने पढ़ा दिया ना तेरे को, तो तू कर मैराथन, तो मैं थोड़ी मैराथन करूंगा। मतलब एक कंपनी उसका 45,000 करोड़ का डिमांड है। हाँ, मतलब हमने जज साहब को ये बताया सर ये जो हमसे 450 करोड़ मांग रहे हैं, तो हमारा जो बैंक अकाउंट है उसमें ही नहीं आया आज तक। उससे ज्यादा मतलब अगर हम अपनी सारा अमाउंट भी दे दें आज तक का जो हमारे बैंक में, तो भी नहीं। तो वो जो कहता था ना तो 12th से इजी है, वो इस सेंस में कहता था। और बैंक स्टेटमेंट देखा, मैं चौंक गया। मैंने कहा भाई इतनी जीरो। वो मेरी तरफ ऐसे हल्का से स्माइल किया, बोले सर क्या हुआ? मैंने कहा नहीं यार मैं आपका बैलेंस देख रहा हूँ। जब मैं गिनने लगा मैंने कहा यार जीरो खत्म नहीं हो रही भाई, करोड़ है, 10 करोड़ है, कितने हैं? यस सर, वेलकम टू द शो। हाँ नमन, थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ बुलाया, इनवाइट किया, और आज अपन बहुत मस्ती के साथ बात करेंगे। कोई फिल्टर नहीं होगा, कोई फिल्टर नहीं होगा सर। पीपल पर्सनल प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट किसी को नहीं छोड़ने वाले आज। मैं जो भी बोलूंगा ना बिल्कुल अंदर दिल से बोलूंगा, और ज्यादा मैं दिमाग पे जोड़ नहीं दूंगा भाई क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। बिल्कुल सर, अनफिल्टर्ड का हमने रखा ही मतलब बिल्कुल नो फिल्टर इज देयर। कोई इश्यू नहीं है, आप स्टार्ट करिए। ऑल राइट सर, मूविंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन। सर थोड़ा सा अपन जर्नी से शुरू करते हैं कि 12th के बाद आपका सफ़र कैसे रहा, बिकॉज मैंने सुना आपका थोड़ा स्ट्रगल था, पेरेंट्स का भी स्ट्रगल था, तो शुरू से शुरू करते हैं। देखो मैं 12th से स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं बल्कि 12th के भी थोड़ा पहले से स्टार्ट करूंगा। 12th से पहले जो मेरा स्कूल लाइफ था ना, मतलब ये मान लो कि अगर मैं 8, 7, 6 क्लास की बात करूं, तो मैं एक बहुत ही बिलो एवरेज स्टूडेंट था। मतलब मैं क्लास में बिल्कुल पीछे बैठा करता था, मार्क्स बहुत कम आते थे, 3rd डिवीज़न 2nd डिवीज़न, पास बाई ग्रेस के मार्कशीट आज भी तक संभाल के रख रखे हैं मैंने। तो एक्चुअली क्या था कि कुछ कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि भाई जीवन में कुछ कर पाएंगे, क्योंकि ये भी नहीं पता था कॉन्फिडेंस क्या होता है ना। तो घर वालों को तो उम्मीद थी नहीं बिल्कुल भाई ये कुछ करेगा। 9th क्लास तक तो ऐसे ही चला, लेकिन 9th में क्या मेरा स्कूल चेंज हुआ। मैं दूसरे स्कूल में जैसे ही गया तो मुझे वहाँ एक डिफरेंट एनवायरनमेंट मिला। मतलब पहले वाले स्कूल में क्या था, जैसे बच्चों को दबोच के रखते हैं ना, ऐसी टेक्निक थी उनकी। मतलब मैं कभी एक्सप्लोर कर ही नहीं पाया। जब मैं दूसरे स्कूल में गया तो वहाँ मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार यहाँ थोड़ा खुलापन है, और जैसे मैं कुछ टीचर से घुल मिल गया, मतलब वो मेरे को अच्छे से समझाने लगे, मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लगा। तो 10th में मेरा पहली बार 1st डिवीज़न आया। 1st डिवीज़न मतलब 60%। अब 11th में फिर अलग थी, और 12th में जैसी गाड़ी आई तो पता नहीं बोर्ड एग्जाम में आती क्या होता था। मतलब मेरी परफॉर्मेंस ही बोर्ड एग्जाम में निकल कर आती थी। फिर 12th के अंदर 1st डिवीज़न। अब सीए की जर्नी कैसे शुरू हुई आप देखो। मतलब सीए भी मेरा कोई ड्रीम नहीं था, वही सीए करनी है, पता ही नहीं ड्रीम कुछ क्या, कुछ नहीं है ड्रीम मेरे यहाँ। हमारे पीछे भैया रहते थे, और वो बनिया कैटेगरी से आते थे, तो वो सीए बन गए। तो भाई सब पूरी गली में डिडोरा पीटा, वही सीए बन गए, बिठाइयाँ बटी। मैंने कहा यार ये क्या चीज़ होती है। तो मैंने कहा भैया मैं एक बार मिलना चाह रहा हूँ आपसे। बोले हाँ मिलो। मैंने कहा भैया ये क्या चीज़ होती है सीए। तो उन्होंने बोला भाई सीए बनने से आपको बड़ी गाड़ी मिलती है, बंगला मिलता है, और साइन करने के पैसे मिलते हैं। बोले यार इससे बढ़िया तो सारा काम है। मैंने ये बोला एग्जैक्टली, हाँ साइन करने के पैसे मिलते हैं। बोले अभी तू इतना ही समझेगा, इससे ज़्यादा तू समझ ही नहीं पाएगा। बस वो जो 3 लाइन थी ना, बस वही मेरी इंस्पिरेशन बन गई। मतलब यार यही 3 चीज़ चाहिए, साइन करना है, उसी दिन से साइन बनाना चालू कर दिए, और गाड़ी मिलेगी और बंगला मिलेगा। मैंने कहा बस हो गए अपने तो काम, और सीए ही करना है अब। अब बस ठीक है, फिर इंटर करते रहे। इंटर में एक बार और झटका लगा, फिर इंटर क्लियर कर लिया। फिर ऐसे लगाया अब तो फाइनल आ गए, अब तो बनना ही है। मतलब इज्जत और बढ़ जाती है फैमिली में, भाई वहाँ तक पहुँची है। फिर फाइनल में क्या कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हुए, घर में कई प्रॉब्लम्स आई, तो फिर ऐसे मतलब मन में ठान ली कि यार करना ही है। मतलब दिए मैंने एक ग्रुप। एक बार दादाजी की कोई हार्ट सर्जरी हो गई तो मैं दे नहीं पाया एक ग्रुप, तो फिर मैंने एक ही ग्रुप किए, लेकिन मैंने सीए क्लियर कर लिया एक बार में। अच्छा, हमने जैसे ही 2006 क्वालिफाई किया, आप ये देखो कि सीए का बूम आया उस टाइम। मतलब सीए की डिमांड एकदम से बढ़ी 2005 के बाद आई थी बीच में। हाँ, और यही जो जयपुर ब्रांच है ICAI की, जहाँ 3 कंपनी से ज़्यादा नहीं आती थी कैंपस इंटरव्यू में, उस साल कैंपस इंटरव्यू में 15 कंपनियाँ आई, 15 से भी ज़्यादा। उसमें आपके PWC, ENY ये सब आई यहाँ पर। यार गजब,
और एक जने का तो पैकेज 20 लाख से भी ज़्यादा था उस टाइम यहाँ पे जो लगा जयपुर ब्रांच से उस टाइम उस टाइम। 20 लाख। अब हमारे साथ क्या हुआ, जैसे रिजल्ट आया 13 जुलाई को, और मैं और मेरा फ्रेंड वहाँ पहुँच गए COP अप्लाई करने हुआ है सब 2 दिन बाद ही। तो अभी मत देखो COP अप्लाई करने पहुँच गए, हम वही प्रैक्टिस करनी है, अपने को तो ऑफिस खोलेंगे। कैंपस का फॉर्म भर दिया। अब जैसे ही कैंपस में गए, अब सारे दोस्तों को पता हुआ ये तो प्रैक्टिस करेंगे, ये आपस में बातें तो चलती है। बोले यार तुम क्यों सीट खराब करने आए हो? सीट खराब करने का क्या मतलब है, तुमको तो प्रैक्टिस करनी थी ना, मैं क्या लड्डू लेने आए हो? मैंने कहा बेटा सुन बात ये है कि हम यहाँ पर मतलब अगर मेरी जॉब लगती ना कैंपस में, वैसे तो नहीं लगेगी, लेकिन अगर लग गई तो भाई तेरे लिए छोड़ दूंगा, मैं केवल ये देखने आया हूँ कि इंटरव्यू लेते कैसे हैं, क्योंकि कल को तेरे को जरूरत पड़ी अगर जॉब की और तू मेरे पास आया। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, 1-2 महीने के काम कर लिया, फिर खुद का ऑफिस खोल के बैठ गए। फिर वहाँ पर क्या होता है, मैं एक चीज़ तो बताना ही भूल गया आपको, वहाँ पे क्या होता है जैसे कोई विजिटर आ ना, अब मेरी उम्र 22 साल, वो लगता है ये तो लड़का से ये छोरा ये क्या करेगा, ये मतलब इसके बस की नहीं है, ये तो वैसे ज्ञान बेल रहा है। अब मैं एक अलग से चश्मा खरीद के लाया शॉप से, मतलब मेरे चश्मा था नहीं चढ़ा हुआ, तो वो एक बड़ा सा चश्मा लाया, वो ऐसा लगे भाई ये ज़्यादा है इसकी। और आप माने करिए पूरी चश्मे को लगाने के बाद 1 साल में मेरी 50 से ज़्यादा फाइल हो गई। मैं यार चश्मा लगी है अपने लिए, आज ही वो चश्मा है मेरे पास थोड़ा बहुत। इस टाइम पर क्या है कि मैं क्लासेस तो सारा ही ऑनलाइन वर्चुअल कर रहा हूँ, प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया हूँ, प्रैक्टिस में अच्छा ग्रो हो रहा है। प्रैक्टिस के साथ साथ जैसे एक रियल एस्टेट का भी हमने फील्ड ओपन कर लिया, उसमें भी हम कुछ रियल एस्टेट के अंदर भी आ गए, जैसे फ्लैट्स बनाने का प्रोजेक्ट। तो बेसिकली कि आप 3 चीज़ों में चलो, 3 चीज़ें, टीचिंग हो गया और आप रियल एस्टेट में रियल एस्टेट में भी आ गए। तो ऐसे हमारी प्रैक्टिस ग्रो हो रही है। हम कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बना रहे हैं जिससे रिटर्न फाइलिंग का काम ऑनलाइन हो जाए, है ना। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है, अगर खुद कुछ बिजनेस करना चाहते हो ना या प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो जैसे लोग आपको मना करेंगे कई बार घर वाले कि यार पार्टनरशिप मत कर, उसमें डिस्प्यूट हो जाते हैं, ऐसा हो जाता है। पर मैं सब लोगों से एक बात जरूर बोलना चाहूँगा कि आप कोई भी बिजनेस करो, प्रैक्टिस करो, आपको साथ में एक अच्छा पार्टनर तो चाहिए ही। अच्छा, हाँ, रीज़न बीइंग क्या होता है कि आप अकेले सब काम नहीं कर सकते। अब जैसे मैं थोड़ा सा बोल लेता हूँ या मतलब मैं एक रिलेशनशिप क्रिएट कर लेता हूँ, तो मेरे में क्या है, ये जो एक थोड़ी सी क्वालिटी मुझे गॉड ने दी है, तो इससे क्या है मैं कनेक्ट कर लेता हूँ लोगों के साथ। तो क्लाइंट्स के साथ एक जो रिलेशनशिप है ना, वो सब आपने देख लिया। हाँ, बैक एंड पार्ट एक पार्टनर ऐसा होना चाहिए जो पीछे से ऑफिस का पूरा काम संभाले। मतलब एक पार्टनर ऐसा हो जो काम को लाने वाला हो, और एक पार्टनर ऐसा हो जो काम को करने वाला हो, क्योंकि दोनों में से अगर एक भी चीज़ कम हुई तो आप सक्सेस अनबैलेंस हो जाए। मान लो मैं काम ले आया लेकिन मैं कर नहीं पाया, तो मेरी परफॉर्मेंस 0, तो मुझे काम मिलेगा ही नहीं। या अगर मान लो मैं बैठा हूँ ऑफिस में, काम करने के लिए रेडी हूँ, मुझे आता भी है, लेकिन काम ही नहीं है, तो करूँ क्या? तो दोनों जब तक नहीं होंगी ना, तब तक आप सक्सेस नहीं पा सकते। तो आप एक अच्छा पार्टनर देखो। और पार्टनर कौन हो सकता है? मैं तो ये मानता हूँ कि जो आपके साथ पढ़ा लिखा है, आपके साथ उसने एक लंबा टाइम स्पेंड किया है, एक बंदा तो होता है सर जो अपने साथ साथ ग्रो होता है। ग्रो होता है। अच्छा, उसमें पता है क्या होता है, प्रॉब्लम्स नहीं होती। मतलब हम एक दूसरे की शक्ल को पढ़ लेते हैं। जैसे कभी कोई चीज़ होती नहीं है कि मेरे को उसकी बात बुरी लगी या उसको मेरी बात बुरी लगी, तो हम एक दूसरे की आंखों से पहचान जाते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसको वहीं सॉर्ट आउट कर लेते हैं। और फिर क्या होता है कि जो पुरानी बॉन्डिंग होती है ना, दोस्ती, तो उस दोस्ती में क्या होता है, अपन छोटे मोटे जो चीज़ें होती है ना उसको इग्नोर भी कर देते हैं। हाँ, बोले यार ठीक है, राइट, हाँ भाई ठीक है यार, अब कोई नहीं, छोड़ो इन चीज़ों को, तो वो चलता है। तो मतलब पार्टनर जब तक नहीं होगा ना आपके साथ, मतलब इवन आप जैसे आज ये पॉडकास्ट कर रहे हो, तो आप अकेले दम पे ये भी नहीं कर सकते। नहीं हो सकता सर अकेले। हाँ, आपको टीम चाहिए। राइट, और स्टार्टिंग में आप टीम हायर तो कर नहीं सकते, तो आप पैसे दोस्त ही काम आते हैं। तो जब तक अच्छा एक पार्टनरशिप नहीं होगा, अच्छे आपके साथ लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे, टीम नहीं होगी, आप बड़ा काम नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि ये जो सीए के कोर्स में हम इतने एफर्ट्स लगाते हैं, इतना पेशेंस लगता है, तो डू यू थिंक ये इज इट वर्थ इट, इतना टाइम देना, इतना पेशेंस फील करना? बिकॉज आई हैव सीन सो मेनी कैंडिडेट्स, तो एक बार फेल होके ना इंसान टूट जाता है। तो ये वर्थ इट है इतना मेहनत करना सीए के लिए आज भी? क्या होता है कि मेहनत करके जब आप टूटते हो ना अंदर से, तो आप स्ट्रांग बनते हो। कुछ कोर्सेज ऐसे हैं अभी, जैसे MBA कर लिया किसी ने, फाइनेंस से वो कर लिया, सेल्स का कर लिया, उसमें क्या होता है आप निकल तो जाओगे, डिग्री भी आपके हाथ में आ जाएगी, लेकिन आपके टूटे नहीं अंदर से। तो जब तक आदमी अंदर से टूटेगा नहीं ना, तब तक वो स्ट्रांग बनेगा नहीं। तो सीए का कोर्स मेरी नज़र में केवल एक सीए की डिग्री नहीं है,
ये एक तरह से आपको जीवन में बहुत स्ट्रांग बनाने वाला कोर्स है। बिल्कुल ऐसे तैयार कर देता है मतलब। तैयार कर देता है। मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरे साथ लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई कि जहाँ पर इंसान हो सकता है भाई बिल्कुल टूट जाए, गिव अप कर दे। लेकिन मैंने जो सीए की जर्नी करी ना, मैंने जो पढ़ाई करी, मैं जहाँ से निकला, मतलब मैंने जो झटके लगे मेरे को बीच में, तो मेरे को ये समझ में आ गया कि प्रेशर कैसे लिया जाता है, उसको हैंडल कैसे किया जाता है, और एक पैशंस लेवल रख के अपन उसको कैसे अचीव कर सकते हैं। Exactly. तो सीए अपने आप में एक बहुत बड़ी जर्नी है। मतलब ये केवल आपको अकाउंट्स और टैक्स नहीं सिखाती, ये आपको जीवन जीने का तरीका सिखाती है। सब बेसिकली क्या होता है, इन्होंने जो एग्जाम्स होते हैं वो एक दिन का प्रेशर, आप देखो कितना हैवी है वो। अगर एक ऑफिस पेपर का बिगड़ा, प्रेशर, एक पेपर बिगड़ा तो उसका इम्पैक्ट दूसरे में नहीं जाना दूसरे महीने जाना चाहिए। एक तरफ आपको ट्रेनिंग करनी है, एक तरफ आपको लग रहा है यार मेरा कोर्स नहीं हुआ, अरे यार मैं सुबह नहीं पढ़ पाया, शाम को नहीं पढ़ पाया। अभी जैसे जयपुर में तो क्या, फिर भी भाई लोग 6 बजे अपना ऑफिस से फ्री हो जाते हैं। मुंबई, दिल्ली, गुड़गांव, यहाँ पर तो ऐसा होता है कि मतलब आपको सुबह से लेकर रात तक ट्रेनिंग करनी पड़ती है, उसके बाद पढ़ाई भी करो, ग्रुप भी पास करो। तो मुझे ऐसा लगता है कि सीए का कोर्स अपने आप में एक बहुत दमदार कोर्स है। और सबसे बड़ी बात ये कि इसकी दुकान एक ही है। एग्जैक्टली आई से आप समझ रहे हो भाई, दुनिया तो आपसे पूछेगी कहाँ से कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कौन से कॉलेज से कर रहे हो, उनके समझ में नहीं आती। लेकिन अपनी दुकान एक ही है, तो डिग्री वहीं से मिलेगी, इंस्टीट्यूट एक ही है। दुनिया नहीं समझ पाएगी भाई एक कैसे हुई, हमारे समझ में नहीं आ रहा। तो अपने क्या है कि वो स्टैंडर्ड जो होना चाहिए ना उस डिग्री को लेने का, वो एक ही स्टैंडर्ड है कि उसको फॉलो करके ही मिलेगी। तो ठीक है, थोड़ी से एफर्ट्स लगते हैं, मेहनत लगती है। अब तो शायद इंस्टीट्यूट ने कोर्स का ड्यूरेशन भी कम कर दिया है। मच गुड। हाँ, ट्रेनिंग भी 2 साल कर दी है। जैसे एक बच्चों को है ना प्रॉब्लम आती थी, जैसे इंटर का एक ग्रुप निकल गया, अब दूसरे ग्रुप में फंसे पड़े हैं, भाई सब पास ही नहीं हो रहा, और उधर ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो गई। तो उधर तो सीए ऑफिस वाले जो प्रिंसिपल है वो परेशान हो रहे हैं कि यार इसको हर 2 महीने में छुट्टी चाहिए, है ना। और उधर वो ना तो ढंग से ट्रेनिंग कर पा रहा, ना पढ़ाई कर पा रहा। तो इंस्टीट्यूट ने ये एक बहुत अच्छा किया है कि भाई उन्होंने दोनों ग्रुप को क्लियर करने के बाद ही ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, और 2 साल आपको ट्रेनिंग करनी है, उसमें कोई काम नहीं होगा, केवल आपकी आर्टिकलशिप ट्रेनिंग होगी। बहुत क्लीन कर दिया, क्लीन कर दिया इसको। और इन्होंने एक काम और भी अच्छा किया। एक्चुअली क्या होता है, ट्रेनिंग की ज़्यादा ज़रूरत तब होती है जब आप प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि अपन 2 साल में जो सीखते हैं ना वो नॉर्मल अपन ने चीज़ें सीख ली, लेकिन एक प्रैक्टिसिंग सीए के लिए कम से कम 3 साल की ट्रेनिंग ज़रूरी है। तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया भाई, जिसको प्रैक्टिस करनी है वो 1 साल की बाद में कर लेगा, सीए बनने के बाद कर लेगा। जिसको जॉब में जाना है तो उसके लिए तो 2 साल की बहुत है, क्योंकि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस तभी मिलेगा जब आप वो 1 साल का मतलब जो आपका जो सीए बनने के बाद आप ट्रेनिंग और करोगे किसी प्रैक्टिसिंग फर्म में। जो मैंने पढ़ा, मुझे ये समझ में आया, तो 2 साल के अंदर सब फ्री हैं, बाउंड नहीं है। अब मुझे नौकरी करनी है तो मैं भी 3 साल करूं, सामने वाले को प्रैक्टिस करनी है वो भी 3 साल करे, तो वो क्या थोड़ा बड़ा हो जाता है टेन्योर। तो मेरे हिसाब से तो कोर्स ज़्यादा बेटर कर दिया। अब बार बार कोई फेल हो रहा है, उसको टाइम लग रहा है, तो भाई वो तो एक अलग मैटर है, थोड़ा बच्चों का भी रहता है। हाँ। सर आपके अकॉर्डिंग एक आइडियल रूटीन क्या होना चाहिए सी एस्पिरेंट का, कि मतलब आप मुझे कुछ ऐसी चेक पॉइंट्स दो कि अगर ये आप तमीज से फॉलो करो, स्टार्ट फ्रॉम योर जर्नी आफ्टर सीए इंटर, तो आप सीए फाइनल एक अटेम्प्ट में निकाल लोगे। देखो मेरे को ऐसा लगता है भाई, मैं तो चलो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं रहा, कोई ऐसे मेरिटोरियस भी नहीं रहा, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि आज सबसे ज़्यादा स्टूडेंट वही है जो मेरिटोरियस नहीं है। हाँ, मतलब नंबर तो उन्हीं के ज़्यादा है। भाई मेरिटोरियस वाले तो कितने होंगे, मतलब इतने सारे लोगों में 1 या 2% होंगे, 5% मान लो, 90% से ज़्यादा बच्चे तो मेरे जैसे ही हैं। तो मैं उन सबको यही बोलना चाहूँगा कि भाई देखो, मज़े अपनी जगह हैं, मज़े पूरे लो जीवन के, जब आपको मौका मिले तो आपको मज़ा लेना है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है ना अपने वाली इस पढ़ाई में, वो है कंसिस्टेंसी, कि आपको जो 5-6 घंटे देने हैं ना पढ़ाई में, वो देने ही हैं अलॉन्ग विद ऑफिस। हाँ, अलॉन्ग विद ऑफिस। हो सकता है, देखो मैं ये नहीं कह रहा, कभी ऐसा हो सकता है कि आज मैं वो 4-5 घंटे नहीं दे पाया, लेकिन आपको उस 4-5 घंटे को किल होने की चिंता होनी चाहिए। मतलब अगले दिन आपको ऐसा लगना चाहिए कि यार मेरे कल वाले 4-5 घंटे खराब हो गए, अब मैं उन 4-5 घंटों को कैसे कवर करूँ। ये चिंता जिस दिन आपके मन में आ जाएगी ना, आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आपके मन में ये आ रहा है यार देखा जाएगा, कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, तो वो दिन निकलते चले जाएंगे। आईसीआई दिखाता है फिर आईसीआई दिखाता है। मतलब जैसे मैं पढ़ता था तो मैं जैसे बीच में एक छोटा सा ब्रेक लेता था, भाई मैंने 50 मिनट पढ़ लिया, अपने तो वही मतलब उछकल वाली बात, मतलब बैठ नहीं सकते, 40-45 मिनट बाद ऐसा लगता था भाई अब खड़े हो जाओ। तो जैसे बगल वाले रूम में टीवी भी चल रहा है, वहाँ खड़े हो गए,
और 10-15 मिनट टीवी देख लिया तो ऐसा लगता था यार 15 मिनट खराब कर दिया आज, वापस आके पढ़ लो। वो एक सेल्फ वरी था। वो अंदर से जो अब आजकल बच्चे क्या करते हैं, वो इंस्टा पे वीडियो देखते हैं, मोटिवेशनल वो देखते हैं, तो उसका असर क्या थोड़ी देर रहता है, लेकिन अंदर जो आग होती है ना, वो आग भी कब आती है? देखो मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, आपके पास 100 बहाने पढ़ाई नहीं करने के कि आज यार मेरे ये हो गया, आज मेरे वो हो गया, आज उस शादी में जाना है, लेकिन एक बहाना ऐसा नहीं है कि जिसके लिए आपको ये करनी है। मतलब 100 बहाने मिल जाएंगे नहीं करने के, लेकिन एक बहाना अगर वो मिल गया ना आपको जिसके लिए ये करनी है, वो बहाना जिस दिन आपको मिल गया भाई साहब, वो सोने नहीं देगा आपको। अगर आप सो भी रहे हो ना भाई साहब, खड़ा कर देगा आपको। आपके अंदर रील घूमेगी दिमाग में कि यार आज मैंने किया ही नहीं, मैं तो दूर हो गया, आप वापस खड़े हो जाओगे। तो वो कारण जिसको मिल जाता है ना, वो कुछ भी कर सकता है। अब वो कारण कुछ भी हो सकता है, किसी के लिए पेरेंट्स हो सकते हैं, किसी के लिए क्या हो सकता है। एक बार मैंने आपको एक बताऊं, मैंने क्लास में एक क्वेश्चन पूछा था बच्चों से, मैंने कहा यार तुम लोग सीए कर क्यों रहे हो, ये बताओ। हाँ वही बताओ। तो कोई क्या, मैंने कहा चलो ऐसा करो यार, आज का दिन दिया, घर पे सोच के आना, कल मेरे को बताना कि तुम सीए कर क्यों रहे हो, है ना। सब अगले दिन आए, वो सर मैं तो इसलिए कर रहा हूँ, वो मेरे भैया भी कर रहे हैं, और वो मेरे घर में सभी सीए कर रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी कर लूँ। एक बच्चा भाई साहब अपने पर्स को निकालता है, और उस पर्स में से फोटो निकाली उसने, बोले सर ये मेरा कारण है जिसके लिए मैं सीए कर रहा हूँ। उसने अपने मम्मी पापा की फोटो निकाली। मैंने कहा भाई साहब ऐसा जो रीजन होता है ना अंदर से, जो टच करता है, वो साथ लेके चल रहा है, वो साथ लेके चल रहा है उसको, तो उसको ऐसा लगता है नहीं यार करना है। एग्जैक्टली। वरना आजकल क्या है नमन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, डाइवर्ट होने के लिए चीजें बहुत है। मेरे लिए ये बात रही कि मैं जब कर रहा था ना, तो डाइवर्ट होने वाली चीजें कम थी। हाँ, सोशल मीडिया था ही नहीं। हाँ था ही नहीं, और हो सकता है सलाह होता तो मैं भी लग जाता उनमें, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि भाई डाइवर्ट होने वाली चीजें कम थी। आज बच्चों के पास डाइवर्ट होने वाली चीजें ज्यादा है। मतलब उनके पास इतनी चीजें हैं कि वो मतलब पढ़ाई न करके वही वो करे। तो आपको सतर्क रहना बहुत जरूरी है कि यार अपने टारगेट से पीछे तो नहीं हो रहे। तो वो जो कंसिस्टेंसी है ना 4-5 घंटे की आपको डेली जो देना है ऑफिस के साथ में, वो इम्पोर्टेंट है, बस वही पे करती है। 1 महीने पहले जो बच्चे पढ़ाई करने बैठते हैं ना, उससे एग्जाम पास नहीं होता। फिर आप वही बात है ना सर कि आप हर दिन एक रोटी, आप तो इतना सही टारगेट बना लो भाई, जो आज मैंने ट्यूशन सब बच्चे लेते ही हैं आजकल क्लासेस, आपको जो क्लास में पढ़ाया ना वो काम आपका रोज का रोज हो जाना चाहिए। और उसके बाद जो लास्ट के 3 महीने बचे उसमें उनकी ढंग से रिवीजन और एक मॉक टेस्ट सीरीज जो होती है ना 1 या 2 पेपर की, वो देना बहुत जरूरी होता है। मतलब मेरे टाइम नहीं थी, लेकिन मैं खुद अपने टेस्ट लेता था। हाँ मैं खुद पेपर को रखता, अलार्म घड़ी सामने रखता, 3 घंटे लिखता, फिर खुद उसको सजेस्टेड से चेक करता। देखो मतलब चेक करने वाला भी कोई नहीं था, मैं खुद ही चेक करता, खुद ही ईमानदारी से उसमें नंबर अलॉट करता, भाई मैंने क्या गलती की। तो वो जो चीज़ होती है ना, वो एग्जाम को क्लियर करवाती है। चाहे बिलो से बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, एग्जाम पास कर सकता है। ये ब्यूटी है इस कोर्स की कि बस एक मेंटोर बता दे। हाँ जैसे आज आपने बताया कि ये इस तरीके से चलो, हाँ, तो फॉर कोई जरूरत नहीं है आपको भाई वो ले लूँ, कुछ जरूरत नहीं है, खुद पढ़ लो। कोर्स ही ऐसा ही है। ट्यूशन भी इसलिए ज़रूरी है, रेगुलरिटी बन जाती है। एक आप उस चीज़ को समझने में जो 10 घंटे खराब करते हैं ना, आपने 2 घंटे में समझ ली। टीचर अपने एक्सपीरियंस से समझा रहा है। लेकिन जो आगे की मेहनत है ना भाई, वो भी अगर आप टीचर से एक्सपेक्ट करोगे तो आप सीए नहीं बन पाओगे, क्योंकि टीचर तो पहले से ही सीए है, उसको तो कुछ करना नहीं है। लेकिन बच्चे आजकल क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं कि टीचर ही पढ़ा दे, टीचर ही रिवीजन करा दे, टीचर ही मैराथन करा दे, टीचर ही एग्जाम भी दे दे, टीचर ही सब कुछ कर दे। मैराथन की बड़ी एक्सपेक्टेशन हाँ, मेरे से भी कहते हैं सर वो आप मैराथन नहीं रिकॉर्ड करते। मैंने कहा यार मैराथन क्या रिकॉर्ड करना है, मैंने पढ़ा दिया ना तेरे को, तो तू कर मैराथन, तो मैं थोड़ी मैराथन करूंगा। सर वो सर तो कराते हैं। मैंने कहा यार वो कराते हैं तो उनको एग्जाम थोड़ी देना है भाई, एग्जाम तो तेरे को देना है, तेरी मैराथन कहाँ गई। सर वो 1.5 दिन में भी बच्चे मैराथन देख रहे हैं खुद पढ़ने की जगह। मैं जब स्टूडेंट था तो मेरी आदत क्या थी, मैं घूम घूम के पढ़ता था। मतलब मेरे से क्या ऐसे बैठे बैठे पढ़ती, मेरे को नींद आती थी और मेरा कंसंट्रेशन भी नहीं होता था। मेरी आदत थी घूम घूम के पढ़ना। तो मैं जैसे लॉ का सब्जेक्ट है, ऑडिट का है, तो मैं भाई साहब खड़ा होकर पढ़ता था। तो मेरी मैराथन तो वहाँ होती थी। और सुबह सुबह जो 4-5 घंटे होते थे ना, बेस्ट। आप अर्ली मैं छत पे चला जाता था, छत पे घूम के पढ़ता था मैं, बिल्कुल ताजा हवा ले रहा हूँ ऑक्सीजन के साथ। पूरी गली देखती थी भाई ये पढ़ रहा है, और सारी गली के बच्चों की बोले ये देख। तो वो कहते थे यार तू भाई सुबह पढ़ने आ जाता है, मेरे पिताजी पकड़ के टोकते। हाँ शाम को जब रात को भाई अब नींद का टाइम है तब अकाउंट्स निकालता था मैं। ऐसा सर अभी रिसेंटली सीए अपने जो कोर्स है उसमें काफी चेंजेस करे इंस्टीट्यूट में। हाँ
पहला तो मुझे अच्छा लगा चेंज कि इन्होंने 8 से 6 कर दिए सब्जेक्ट, ठीक है, और जो 2 हटाए उसको सेल्फ पेस में डाल दिया। बहुत बढ़िया। बट नाउ आई हैव वन कंप्लेंट टू द इंस्टीट्यूट, बिकॉज आपके काफी टच में है काउंसिल मेंबर्स और आप काफी बार चीफ गेस्ट बन के जा चुके हो। सेल्फ पेस मॉड्यूल तो इन्होंने निकाला और इन्होंने 40 आवर्स कंपलसरी करा उसके लिए कि आपको क्लास देखनी। बट मेरा तो एग्जाम है सेल्फ पेस। आई हैव बीन टच विद माई फ्रेंड्स, तो उनका फीडबैक आया कि भाई जो फैकल्टीज पढ़ा रही है दे आर जस्ट रीडिंग आउट। तो इंस्टीट्यूट को ये जबरदस्ती क्यों करनी चाहिए कि आपको 40 आवर्स का देना ही चाहिए? बिकॉज अगर आप अच्छा कंटेंट दोगे ना तो बच्चा अपने आप भी दे लेगा। आपको मैं ऑनेस्टली बताऊं अनफिल्टर्ड तरीके से, तो बच्चे एक्सटेंशन लगा के देख रहे हैं 16x 24x, वो क्लास चल रही है, बस उनको खत्म करना है हाँ। उसको। तो इंस्टीट्यूट को सर इन बारीकियों पे ध्यान क्यों नहीं देना चाहिए? बस ऐसे जबरदस्ती कर दिया कि 40 आवर्स लेना ही। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? देखो ये नमन, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अभी लास्ट वीक की बात है, मेरी ऑफिस के अंदर कुछ आर्टिकल्स से उनसे भी ये डिस्कशन चल रहा था। तो मैंने कहा भाई आप लोगों के तो पेपर 6 ही हो गए, लेकिन मैंने कहा भाई हल्के में मत ले लेना, क्योंकि अभी जिन्होंने ये जो पेपर दिए हैं ना 6, उनका जो एक्सपीरियंस था ना वो मतलब इतना अच्छा नहीं था कि भाई पेपर बहुत ईजी है। नहीं था सर। हाँ, वो ये कह रहे थे कि वो जो MCQ क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें ही हमारा तो टाइम निकल गया। हाँ। और कई लोग तो यही लापरवाही कर बैठे कि मतलब वो MCQ में ही रह गए और उनका डिस्क्रिप्टिव पार्ट छूट गया। कि MCQ पहली बार फेस किया। MCQ तो वो मन का लैक ऑफ प्रैक्टिस। और बात रही वो जो 2 पेपर की जो आप कह रहे हो सेल्फ पेस मॉड्यूल, तो उसमें इंस्टीट्यूट को भी बहुत सुधार की जरूरत है। मुझे भी ऐसा लगा, क्योंकि वो क्या, एक तो उन्होंने उसको कंपलसरी टाइप वैसे कर तो दिया, लेकिन वो मुझे ऐसा लग रहा है कि भी वो इतना इफेक्टिव नहीं है। एग्जैक्टली। हाँ, मतलब उसको सीरियस नहीं ले रहा कोई भी। और जिस दिन इंस्टीट्यूट कुछ इसमें ऐसा चेंज कर देगा भाई, या तो इसका एग्जाम होगा, क्या होगा, मतलब एग्जाम देने भी जाना पड़ेगा आई थिंक सो कुछ सेंटर्स पे। हाँ, अब वो एग्जाम भी किस पैटर्न में होगा, ऐसा तो नहीं है भी बच्चे सामने मोबाइल खोल के बैठे हैं, गूगल पे चल रहा है सारा मैटर। तो फिर तो क्या ही मतलब है उन 2 का? फिर तो मैं कहता हूँ हटा ही दो, फिर तो 6 पेपर ही कर दो और उन 6 का बढ़िया से ले लो एग्जाम। अगर आपको ऐसा लग रहा है भाई 8 पेपर करने से एग्जाम लंबा हो जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है, तो लेकिन अगर वो 2 जो आपने सेल्फ पेस डाले हैं, तो उनको या तो बच्चों को कंपलसरी करवाया जाए कि वो पढ़े। लेकिन नमन, प्रॉब्लम क्या है कि इंस्टीट्यूट के साथ भी एक दिक्कत है। इंस्टीट्यूट के साथ प्रॉब्लम क्या है कि दूसरे कोर्सेज के साथ अपना कंपटीशन हो गया। आप ये देखो, जैसे MBA फाइनेंस वाले हैं, वो अपने फील्ड को खा जाते हैं, है ना? तो इंस्टीट्यूट को ऐसा लगता है जैसे CS है, CMA है, ये भी अपने कॉम्पिटिटर हैं इंस्टीट्यूट के। ठीक है, वैसे अपने छोटे ब्रदर सिस्टर हैं, लेकिन मतलब एक कॉम्पिटिटर तो है ना? कंपैरिजन तो होता है। अब जैसे CMA का तो है, CS का फिर भी नहीं है भाई। CS तो अलग कंप्लाइंस हो गई कंपनी की, लेकिन CMA का तो कंपटीशन है। इवन अपने कुछ ऑडिट पावर्स भी ऐसे हैं कि जो CMA भी कर सकता है, CA वाला भी कर सकता है। तो इंस्टीट्यूट को ये भी ध्यान में रखना है कि भाई इस कोर्स को और अट्रैक्टिव कैसे बनाया जाए, ज़्यादा बच्चे इसमें कैसे आए। तो इंस्टीट्यूट क्या है, नॉलेज तो देना चाहता है बच्चे को उसी लेवल की, लेकिन वो कोर्स के बर्डन को भी थोड़ा सा कम करना चाहता है। मतलब क्वालिटी तो हो, लेकिन ऐसा बॉदर्ड नहीं हो। जैसे ट्रेनिंग बहुत बॉदर्ड हो रही थी 3 साल की, उसको 2 साल कर दिया, वेलकम स्टेप है, वेरी डिसेंट, वो वेलकम स्टेप है। लेकिन अब जैसे 8 पेपर हो रहे थे, तो लोग कहते थे सर बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसको 6 पे ले आए और वो 2 को कर दिया। लेकिन उस 2 में ठीक है, रिक्वायरमेंट है सुधार करने की, आपकी बात पहुंचाएंगे, है ना? क्योंकि मेरे को भी लगी ये बात, आपने क्वेश्चन अभी पूछा है, लेकिन मुझे तो 2 दिन पहले भी मैंने डिस्कशन किया, मुझे लगा तो ये बात वहाँ पहुंचाने की है कि भाई कोई सेंस नहीं निकला ना। हाँ। और ICI ने भी अपने एफर्ट्स डाले टीचर्स में, और बच्चों को जबरदस्ती डालने पड़ रहे तो लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। और इवन शायद ये 2 सब्जेक्ट वो हैं जो इंटर में पहले बच्चा पढ़ लेगा, तो इसलिए उसको फाइनल में उन्होंने कंपलसरी, इन्होंने लॉ को हटाया, हाँ, और कॉस्टिंग को हटा दिया, हाँ, और दोनों को सेल्फ पेस में डाल दिया। उसको सेल्फ पेस में डाल दिया। देखो नए प्रेसिडेंट किस हिसाब से आते हैं, उनकी क्या सोच है, क्योंकि अपना इंस्टीट्यूट क्या है वैसे भी चलता है ना, अपना क्या प्रेसिडेंट का टर्म 1 ईयर ही रहता है। मुझे ये भी लगता है कि जो प्रेसिडेंट का टर्म है ना, वो बड़ा होना चाहिए भाई। 1 साल में बहुत कम है भाई। जो कमेटी बनती है, जो काउंसिल बनती है, तो वो क्या करती है कि काउंसिल भी हर साल अपना एक नया प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी इलेक्ट करती है। जैसे एज ए मेंबर हमने तो उनको बना दिया सेंट्रल काउंसिल मेंबर, पर वो जो काउंसिल मेंबर होते हैं पहले 3 साल के लिए होते थे, अब इस साल से वो 4 साल के लिए बनेगी कमेटी। वो 4 साल में क्या होता है, अदल बदल के भाई 1 साल आप प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बन जाओ, दूसरे साल आप बन जाओ, तो 1 साल का टेन्योर भी कम होता है एक प्रेसिडेंट के लिए, क्योंकि वो जो डिसीजन स्टार्ट करेगा या उसको लगता है भाई ये रिफॉर्म करना चाहिए,
इतने में उसका टेन्योर ही खत्म हो जाता है। फिर नए प्रेसिडेंट आते हैं तो उनका अलग तरीका रहता है सोचने का। एक साल ऐसा। आज ही पता चला, हम तो 5 साल लेके चलेंगे, नहीं नहीं, तो नहीं, 5 चलाएंगे प्रेसिडेंट। इवन अपना ब्रांच का लेवल हो, आप देखो ब्रांच पे प्रेसिडेंट हर साल चेंज होते हैं, चेयरमैन, रीजनल हो, सेंट्रल हो, सब में यही पैटर्न चल रहा है, तो इसको भी थोड़ा चेंज करना चाहिए। हाँ मतलब सर 1 साल इज वेरी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट। बड़ी पोस्ट के लिए। 2-3 महीने तो क्या उसको समझने में ही लग जाते हैं। फिर इंस्टीट्यूट ने क्या कर रखा है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है ना, तो वो इसलिए होता है कि वो पहले 1 साल सीख ले उसके साथ, ताकि वो जैसे ही प्रेसिडेंट बने तो एकदम से वो काम कर ले, एक्शन में आ जाए वो। ऐसा सभी का ना कोचिंग इंडस्ट्री में एक फीस का भी कुछ क्राइटेरिया है। फॉर से आप इनडायरेक्ट टैक्स ले रहे हो सीए फाइनल में, हाँ। अब बाकी जो फैकल्टीज है आपके लेवल की एक्सपीरियंस, दे आर चार्जिंग 15K 12K, बट अतुल सर, अजय सर, आप ये कम रेंज वालों में हो, तो उनको उसमें भी ऑब्जेक्शन है कि तुम कम क्यों ले रहे हो। तो ये क्या चलता रहता है टीचिंग इंडस्ट्री? देखो एक्चुअली क्या था, अपने सीए इंडस्ट्री में एक मोनोपोली होती थी। भाई ये टीचर अकाउंट्स पढ़ाएगा, ये टीचर एफएम पढ़ाएगा, ये टीचर लॉ पढ़ाएगा, तो उनकी दुकान चलती थी, ठीक है, और वो अपने अकॉर्डिंग पैसा चार्ज करते थे। अब क्या हुआ कि टीचिंग फील्ड जब आज से 5-6 साल पहले तक इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं था अपना सीए का, जो नाम चल रहे थे वो चल रहे थे, वो जैसा पढ़ा रहे थे वैसा पढ़ा रहे थे, वो भगवान थे, ठीक है भाई, वो भगवान है, ये अकाउंट्स के भगवान है, ये लॉ के भगवान है, ऐसे चल रहा था। एक्चुअली पिछले 4-5 साल में अपनी कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत बड़ा कंपटीशन आ गया। जो बड़े बड़े जैसे अनअकैडमी जैसे फील्ड थे, ये लोग भी इसमें कूद पड़े कंपटीशन। अच्छा, इन्होंने क्या किया, जो नए नए बच्चे सीए बन रहे थे उनको बढ़िया पैकेज दिया कि यार आप पढ़ाओ। तो जो नया सीए बन के आ रहा था यूथ, उसको लगा यार ये भी एक बहुत अच्छा फील्ड है, बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। उसके बाद सीए जैसे अतुल और अजय थे, इन्होंने भी अपनी जर्नी स्टार्ट करी। वो जर्नी भी जैसे मैं भी साथ में था, तो हम लोगों का भी डिस्कशन चलता रहा आपस में। तो इनका भी मेन ऑब्जेक्ट यही था कि सर अपन क्लास तो देंगे बच्चों को, लेकिन हम फीस बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे। मैंने कहा यार ये तो तुम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। तो देखो ऑल इंडिया रैंक है ना, फर्स्ट हमेशा आती है, मतलब हर अटेम्प्ट में आती है। लेकिन इन लोगों ने जो काम किया ना, मतलब आपने देखा होगा तुल के पहले कैसे ट्रॉल होते थे वीडियोस वगैरह, है ना। तो लेकिन मैं इनकी मेहनत को देखा है, मेरे को पता था कि ये लोग अगर करेंगे ना ये बहुत बड़ा करेंगे। तो जब इन्होंने स्टार्ट किया तब मैं इनके साथ था, मुझे पता था कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन इन लोगों ने जो मेहनत की, इन्होंने बच्चों को वो दिया जो उनको एक्चुअल में चाहिए था। एग्जैक्टली। है ना। एक तो होता है कि आप पैसे देके बस फ्री हो गए, इन्होंने दिन रात मेहनत करके बच्चों को ये समझाया कि भाई आप ऐसे पढ़ोगे तो पास होंगे, जो उनको कोई नहीं समझा पा रहा था। सिंप्लीफाई कर दिया इनके नोट्स। जैसे अजय अतुल से मेरी बात होती थी, वो कहते थे सर ये सब फालतू बातें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इतना सा पढ़ लो। तो वो जो कहता था ना अतुल 12th से ईजी है, वो इस सेंस में कहता था। करेक्ट। वैसे 12th से ईजी नहीं है, लेकिन अगर आप उसको सिस्टमेटिक वे में पढ़ोगे, तरीके से पढ़ोगे, तो वो 12th से भी ईजी लगेगा। उसके कहने का मतलब ये था, और उन्होंने प्रूव करके दिखाया। उन्होंने प्रूव करके दिखाया उसको। ये बात है। और ये मुझे पता नहीं, जब से उन्होंने स्टार्ट किया था ना, तभी मुझे लग गया था कि ये बड़ा करेंगे, क्योंकि वो जिस वे में चल रहे थे ना, तो मतलब उन्होंने पूरे मार्केट को एक तरफा कर दिया। और मुझे बड़ी मतलब एक तरह से खुशी है कि दोनों ने बहुत अच्छी मेहनत की, और आज जिस मुकाम पे हैं वो अपनी मेहनत के पीछे हैं। आपको बताऊं, फॉर से अभी आईबीएस का एग्जाम हुआ था, तो ये फर्स्ट बार हुआ ईबीएस का एग्जाम, तो उसमें एफआर भी आ रहा है, एफएम भी आ रहा है, लॉ भी आ रहा है। आप मानोगे नहीं, एग्जाम सेंटर पे उन्हीं के नोट्स दिख रहे हैं, एफआर की बुकलेट, एएफएम, आईडीटी। अच्छा, उन्होंने ही मुझे एक बात बोली, बोले सर आप भी जैसे क्लास लेते हो ना, तो आप हैंड रिटन नोट्स बनाया करो, तो उसमें एक फील आता है। मैंने कहा यार तो अजय उसमें टाइम ज़्यादा लगता होगा। बोले सर टाइम नहीं लगता, आप लिख के कराओगे ना, आपको लगता है टाइम ज़्यादा लगेगा। फिर मैंने करके देखा, बच्चे भी बोले सर मज़ा आ रहा है। मैंने कहा यार ये बढ़िया। तो हैंड राइटिंग नोट्स का भी एक बहुत अच्छा क्रेज है बाजार में। करेक्ट, क्योंकि कंप्यूटराइज तो बुकिश में भी है। बुकिश में भी है। फिर क्या, मैं जैसे आप क्लास में लिख रहे हो और बच्चे को कह रहे तू भी लिख, तो उसको क्या फील आता है कि मेरे को याद हो रहा है। जब आप लिखते हो ना, तो आपके माइंड को मैसेज जाता है। एग्जैक्टली। तो उससे चीजें याद होती हैं। फिर क्या होता है, जब आप रिवीजन करने बैठते हो, तो आपको लगता है यार मेरा ही तो लिखा हुआ है, तो आपको जल्दी याद भी होता है। आप जैसे प्रिंटेड बुक के 3 पेज पढ़ोगे और आप उसमें 10 पेज पढ़ लोगे। तो ये कलरफुल नोट्स और ये ग्राफ और फलाना बुक और ये सब तो देखो फालतू नाटक है, ये पैसे कमाने का तरीका है, कुछ नहीं है। बाकी हैंड राइटिंग नोट्स जो है ना, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। फिर एक जैसे इन्होंने क्वेश्चन बैंक का जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस को एज इट इज बिना चेंज किए, ऐसा नहीं भी उसके आंसर को चेंज कर दिया, जो इंस्टीट्यूट को चाहिए वही लिखना पड़ेगा आपको। करेक्ट, स्पेशली ऑडिट। सो फॉर से यू सेड कि अब आप 3 चीज़ों में हो,
रियल एस्टेट में भी आपका टाइम ज़्यादा है, प्रैक्टिस में भी बहुत ज़्यादा क्योंकि क्लाइंट्स बड़े आ रहे हैं, और टीचिंग भी एक आपका पैशन टाइप है। टाइम मैनेजमेंट कैसे हो पाता है? बिकॉज आज का जो बच्चा है मेरी एज का 22-23, हमसे तो पढ़ाई नहीं समझ रही है, तो आप मतलब कुछ ऐसा गोल्डन सूत्र दो कि हाँ टाइम मैनेज ऐसे होता है, मल्टीपल चीज़ें ऐसे चलती है। देखो, मल्टीपल चीज़ें चलाने के पीछे बेसिक पर्पज़ ये है कि पढ़ाना तो है मेरा शौक, तो उस शौक को तो मैं इसलिए पूरा करता हूँ, जैसे किसी का शौक होता है कि भाई जिम जाना है, किसी को डांस करना है, तो मेरे लिए वो शौक है। हाँ, किसी को बोलने की जरूरत वहाँ नहीं बोलने की जरूरत नहीं है, और मैं ऐसी कोई बड़ी इंडस्ट्री कोचिंग भी नहीं चला रहा कि भाई मेरे को 10 सब्जेक्ट पढ़ाने हैं। मेरे को अपना टेक्स्ट पढ़ाना होता है, और उसके लिए मुझे, जब से मैं ऑनलाइन में आया हूँ, तो मेरे को टाइम भी कम देना पड़ता है। मैं एक बार क्लास रिकॉर्ड करूँगा, वो आगे चलती रहती है क्लास, है ना, कन्वीनियंस हो गया, जब चाहूँ मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। दूसरी बात है क्लाइंट्स की, तो क्लाइंट्स वाले काम में हमारी पार्टनरशिप फर्म है, तो मेरे साथ में और भी पार्टनर है ना, वो मेरे ऑफिस का अंदर का सारा काम संभालते हैं। हमने हर चीज़ की व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, हर क्लाइंट्स के साथ हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें मैं भी होता हूँ, मेरे पार्टनर भी होते हैं, और जो आर्टिकल को हमने असाइन कर रखी है वो भी होता है, तो हमको उसमें ये भी दिखता रहता है भाई क्या काम हो रहा है ना। हाँ, तो जो रिलेशनशिप है वो मैं बनाता हूँ क्लाइंट से, अंदर का काम कोई और कर रहा होता है। अब जैसे मैंने रियल एस्टेट में आगे का स्टेप लिया, तो मैं उसमें अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और जो 2 पार्टनर है जो रियल एस्टेट के हैं वो हैं, तो मैं अपना इनपुट देता हूँ। जैसे मान लो सीए से रिलेटेड कोई काम है, या आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है, वो मैं देख लूँगा, या जैसे सेल करवाना है, किसी से बात करनी है, वो मैं करवा दूंगा, वो बेनिफिट। अब जैसे उसको बनाने का काम है, उसको बिल्टअप करना है, वो काम वो कर लेंगे। ऐसे हमने काम को डिवाइड कर रखा है, डेलीगेट करके। ऐसा नहीं कि सारा बर्डन खुद ही ले लो। फिर ऐसा भी नहीं कि भाई मैं रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में उतरा तो मैंने एक साथ ही भाई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चालू कर दिया, 5-10 साइट शुरू कर दी। पहले मैंने एक चीज़ स्टार्ट की है, इससे मैं अभी अपना एक्सपीरियंस गेन कर रहा हूँ। मेरी टीम फाइनल हो रही है, भाई सिविल का काम कौन करेगा, इलेक्ट्रिशियन कौन होगा, प्लम्बर कौन होगा, पीओपी वाला कौन होगा। जब मैं दूसरे प्रोजेक्ट में आऊँगा ना, तो मेरा आधा काम तो ईजी हो जाएगा क्योंकि टीम फाइनल है। जब मैं तीसरे प्रोजेक्ट में आऊँगा तो मुझे केवल फ़ोन से करना पड़ेगा। बात है सर, टीम का बेस बन गया ना, अब आपके लिए एक्सपेंशन आसान है क्योंकि आपके पास वो बंदे हैं जो काम कर देंगे। बंदे हैं, और फिर आप स्टाफ अपॉइंट करो, कुछ अपनी पावर्स उनको भी दो, ये नहीं कि सारा काम मैं ही कर लूँ। जैसे कई लोगों की ये सोच होती है, यार इसको इतना समझाऊंगा ना, उससे पहले तो मैं ही कर लूँगा। अरे तो भाई तू क्या क्या कर लेगा, उसको गलती करने देना एक बार। भाई वो जब गलती करेगा, जब तुम उसको समझाओगे, वो सीखेगा, और उसकी तनख्वाह बढ़ाओ टाइम टू टाइम। तनख्वाह नहीं बढ़ाओगे तो वो नॉलेज लेके वो दूसरी जगह चला जाएगा। तो लोगों को क्या है, देखो पैसा तो चाहिए, लेकिन आप उससे काम भी लो, और टीम बना के करो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा तो ऐसा मानना है, अगर अपन टीम बना के करते हैं और बढ़िया एक रिलेशन मेंटेन करते हैं तो चलता है काम, तो ही एक्सपैंड हो पाओगे ढंग से ना, वरना नहीं हो पाओगे। सर अभी के टाइम पे वी हैव ऑल सीन कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पीड से ग्रो हो रहा है। फॉर से अगर मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ तो एडिटिंग का काम एआई रिप्लेस कर चुका है, वॉइस मॉड्यूलेशन, नॉइस कैंसिलेशन, आधे से ज्यादा काम सर एआई खुद कर देता है। राइट। एआई सीए को किस हद तक रिप्लेस कर सकता है? मतलब मेरे हिसाब से एआई रिटन फाइलिंग में आपको असिस्ट कर देगा, बट ऐसी क्या चीज़ है आपके अकॉर्डिंग कि ये एआई नहीं कर पाएगा, इसके लिए आपको ह्यूमन टच चाहिए? देखो, एआई जो है वो एक आने वाला फ्यूचर है, सबको पता है एआई फ्यूचर है, मतलब कि एआई से ही अब आगे बहुत सारे काम होंगे। और इवन अपना जो सीए का फील्ड है, इसमें भी एआई बहुत सपोर्ट कर रहा है। जैसे आप इवन मेरा ही एग्जांपल ले लो, मतलब जैसे मेरे क्लाइंट्स होते हैं, कभी उनकी कुछ प्रॉब्लम्स होती है कि सर हमको कुछ मतलब रिप्लाई देना है या मुझे कुछ ड्राफ्ट करवाना है, तो मुझे मैसेज करते हैं। अब या तो मैं उसके लिए 10 जनों का स्टाफ रखूं, तो आजकल मैं क्या करने लग गया, वो जैसे ही मुझे बोलते हैं तो मैंने भी अपने मोबाइल में 2-3 ऐप इंस्टॉल कर रखे हैं एआई के। मैं वहाँ पे जाता हूँ, कहता हूँ भाई मुझे ऐसा एक फॉर्मेट बना के दो, मुझे एक मेल ड्राफ्ट करके दो। वो इतनी शानदार लैंग्वेज में मेल ड्राफ्ट करके देता है, लैंग्वेज बड़ी प्यारी है ना, लैंग्वेज इतनी शानदार आती है, मैं तुरंत उसकी कॉपी करता हूँ, आगे पीछे का हटाता हूँ, और क्लाइंट देखता है यार बड़ी प्रॉम्प्ट सर्विस है, मतलब ऐसे सीए तो देखनी नहीं, ये तो आधा घंटे में तो बना के सब दे दिया। अभी परसों की बात है, हमारे एक मैन्युफैक्चरर क्लाइंट है, मतलब उनका बहुत बड़ा काम है और मोर देन 150 करोड़ का टर्नओवर है उनका। तो उनकी एक गाड़ी थी जो जयपुर से जा रही थी शिलोंग में उनकी क्या है, वो बॉक्सेस बनते हैं पैकिंग के, तो एक ल्यूपिन कंपनी है, ठीक है, मैन्यू दवाई की बहुत बड़ी कंपनी है, फार्मा की, उनके वो बॉक्स बनाते हैं। तो वो गाड़ी शिलोंग जानी थी, लेकिन ल्यूपिन का क्या है कि एक बीच में गुजरात के अंदर एक जगह भिवंडी, वहाँ पर उनका चेक पॉइंट है, मतलब वो क्या है, वहाँ क्वालिटी चेक करते हैं। तो वो गाड़ी गुजरात घूम के जा रही थी। अब ई वे बिल होता है, आपको पता है,
ई वे बिल में क्या होता है कि आपको बताना पड़ता है भाई गाड़ी कहाँ से स्टार्ट होगी, कहाँ जाएगी। लेकिन आज भी जीएसटी लॉ में ये डिफाइन नहीं है कि वो उस रूट से ही जाएगी। ठीक है, रूट इज नॉट डिफाइंड। चेक पॉइंट्स आर डिफाइंड, चेक पॉइंट डिफाइंड है, उसके अंदर टाइम पीरियड डिफाइंड है कि इतनी देर में गाड़ी वहाँ पहुँच जानी चाहिए। अगर वो नहीं पहुंची है तो आप एक्सटेंड करा लो। अब उनकी गाड़ी गुजरात से होती हुई चली गई, तो वहाँ पे जो एक टीम थी स्टेट जीएसटी की, गुजरात वालों ने पकड़ लिया फ्लाइंग ने कि भाई आप इधर से क्यों आ रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने बोला साहब आ रहा था मैं इधर से, टैक्स पेड आइटम है मेरा, मैं कहीं किधर से भी जाऊँ, मेरे को टाइम से पहुँचना है ना। तो उनकी थोड़ी जिद बहस हो गई, उन्होंने गाड़ी को उठा के सीज कर दी। अब उसमें 12 लाख का माल था। उनका तुरंत फ़ोन आया, सर वो ऐसी ऐसी बात हो गई, और वो नहीं मान रहा ऑफिसर। और वो कह रहा है बोले आपको जो नोटिस दिया है ना इसका रिप्लाई दो फटाफट। अब एकदम से मैं भी ऑफिस में नहीं था, तो मैंने कहा आप मेरे को व्हाट्सअप करो। मैं 15 मिनट के लिए गाड़ी में बैठा, एसी चालू किया, मैंने पढ़ा उसको, पढ़ के मैंने एआई को बोला भाई ऐसे ऐसे करके मेरे को ड्राफ्ट करके दो, ऐसे एक जीएसटी डिपार्टमेंट वाले। उसने भाई साहब जो लैंग्वेज ड्राफ्ट करके दी ना, मेरा दिमाग ही लिया। मैंने कहा यार मैंने फट से कॉपी करी और व्हाट्सएप पे उनको कहा अब आप लेटर हेड पे ड्राफ्ट कर लो, मैं कहीं बाहर हूँ, काम हो गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि एआई सीए को रिप्लेस नहीं करेगी, बल्कि एआई सीए की स्किल को इम्प्रूव करेगी। एग्जैक्टली। हाँ, मतलब मैं ये मानता हूँ कि एआई से आपका स्टाफ पर जो एक डिपेंडेंस है वो कम होता है, लेकिन आप ये भी सोचो कि एआई से एक सीए की जो सर्विस होती है वो कितनी प्रॉम्प्ट हो जाती है। आज एक बात हो, एआई तो मेरा क्लाइंट भी यूज कर सकता है, तो वो मेरे को क्यों फ़ोन करता है? क्योंकि क्या होता है कि आप कितनी भी एआई यूज ले लो, ठीक है, आप सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, और उसके मन में एक डर होता है कि यार ये लॉ है, कहीं साला कुछ गलत ड्राफ्ट हो गया तो दिक्कत आ जाएगी। तो कंसल्टेंट की जो रोल है वो रिप्लेस नहीं कर सकती एआई कभी भी, लेकिन कंसल्टेंट को एआई आना बहुत जरूरी है। हाँ, ये तो जो कंसल्टेंट एआई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं या उसके अंदर अपना फोकस नहीं बना रहे हैं, उनको जरूर रिप्लेस कर दिया जाएगा दूसरे सीए से जिसको एआई अच्छी आती है, क्योंकि वो दो हाँ। घंटा काम 2 घंटे तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एआई सीए को रिप्लेस नहीं करेगी, लेकिन जो सीए एआई पे काम नहीं कर रहा उसको जरूर रिप्लेस कर देगा वो सीए जो एआई पर काम कर रहा है। अब जैसे यंग जनरेशन आ रही है, वो एआई को यूज करना जानती है, लेकिन जो सीए पुराने हो गए या जो प्रैक्टिस में है तो वो उनको मतलब ही नहीं है, तो उनको क्या है वो टूल अभी से सीखना स्टार्ट कर देना चाहिए। अडेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और सर आप यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग फ्रॉम लास्ट 18 राइट? हाँ, 2006 से कर रहा हूँ मैं प्रैक्टिस। 18-19 साल हो गए। तो आप हमें प्रैक्टिस में से कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग केसेस बताइए जिससे हमारी कुछ ऑडियंस ग्रैब कर सके, कुछ हाँ मतलब इंटरेस्टिंग है, जैसे तो गेम ऑफ चांस और समथिंग, आप वो केसेस थे, हाँ, क्या थे वो अभी बेसिकली? जैसे रिसेंट मेरे साथ क्या हुआ, मतलब कुछ ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज मेरे साथ कनेक्ट हुई। अब मैं क्या जीएसटी पढ़ाता हूँ, तो जीएसटी का मेरे को नॉलेज है एकेडमिकली, भाई सेक्शन वगैरह पता है, भाई कहाँ पर क्या होता है कैसे होता है। तो एक ऑनलाइन गेमिंग वाले ने मेरा वीडियो देखा और उसको पता चला भाई इसको जीएसटी की नॉलेज है, वो बहुत अच्छा कमा रहा था, तो वो अपने सीए से सेटिस्फाइड नहीं थे, तो उनको मेरा कहीं से इंट्रोडक्शन मिल गया। मतलब एक तो उन्होंने मुझे देख लिया सोशल मीडिया पे, और किसी ने मेरी बड़ाई भी कर दी उनके सामने, तो उन्होंने बोला यार इससे मिलवाओ मेरे को, कौन है ये सीए। तो उन्होंने मेरी मीटिंग करवा दी, और जिनसे मीटिंग कराई जो ओनर है वो मात्र 22-23 साल का एक लड़का है ना। उसने जब मेरी मीटिंग करी तो मैंने कहा भाई आपका बैंक स्टेटमेंट दिखाओ, मुझे रिटर्न दिखाओ। मैंने जब उसका बैंक स्टेटमेंट देखा मैं चौंक गया, मैंने कहा भाई इतनी जीरो। वो मेरी तरफ ऐसे हल्का से स्माइल किया, बोले सर क्या हुआ? मैंने कहा नहीं यार मैं आपका बैलेंस देख रहा हूँ। जब मैं गिनने लगा मैंने कहा यार जीरो खत्म नहीं हो रही भाई, करोड़ है, 10 करोड़ है, कितने हैं? मैंने कहा गजब। तो उन्होंने बोला सर ये सब मैंने पिछले 2 साल में किया है। मैंने कहा यार गजब है ये तो, गजब है ना। अब जब मैंने उनके स्टेटमेंट्स देखे, जीएसटी की रिटर्न्स देखी, तो भाई साहब जो भी उनका कंसल्टेंट है, मैं नाम नहीं लूंगा सीए का, मैं यार ये क्या कर रखा है, ये तो जेल में भिजवाएगा तुम्हारे को। भाई जीएसटी में तो क्या सीधी जेल है ना, 1 करोड़ से ऊपर का इवेजन अगर हो जाता है तो आपको जेल होती है, और 5 करोड़ से ऊपर अगर कर दिया तो जेल तो होगी, साथ में बेल और नहीं मिलेगी, नॉन बेलेबल है। हाँ, बहुत सारे सीए, बहुत सारे टैक्स पेयर जो चोरी करे वो जेल में बंद है। अब उनके साथ क्या हुआ भाई, मैंने उनकी जीएसटी भरवाई, जैसे तैसे पूरा निकाला, डेटा वेटा सारा काम मैंने क्लियर कर दिया, और ये देखो किस्मत की 2 महीने बाद ही डीजीसीआई की टीम आ गई उनके ऑफिस में, ठीक है ना। डीजीसीआई एक यूनिट है जीएसटी में जो पूरी इंडिया में कहीं भी चेक करने जा सकती है। वो सेंट्रल की टीम होती है, डीजीसीआई बोलते हैं उसको, इन्वेस्टिगेशन टीम है वो। उनके ऑफिस में आ गई, बोले भाई बताओ। अब वो टीम ऑफिस में भी इसलिए आई कि ये आदमी जो था इसका बहुत बड़ा गेम बहुत बड़े लेवल पे चल रहा,
और कहीं से उन्होंने लिस्ट निकाली तो इनका नाम वहाँ पे आ गया। गेम क्या था सर? गेम यही जैसे क्रिकेट का, लूडो का, रम्मी बैट का, वाले बेसिकली। हाँ बेट, जिसमें रियल मनी इन्वॉल्व होती है। ठीक है। अब क्या होता है अपने यहाँ पर दो चीजें होती है, एक होता है गेम ऑफ चांस और एक होता है गेम ऑफ स्किल। अब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, मतलब इस पे कोई फेयर रूलिंग नहीं थी जीएसटी में, मैंने पूरा पढ़ लिया, कोई सेक्शन नहीं है, कोई रूल नहीं है कि भाई कोई इनका HSN कोड नहीं है भाई जिसमें हम जीएसटी भर सके गेमिंग की। अच्छा, कहीं पर भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मना नहीं है कि भाई आप नहीं कर सकते। हाँ, जुआ सट्टा आप नहीं कर सकते, करेक्ट, लेकिन किसको जुआ माने किसको सट्टा माने उसकी डेफिनेशन नहीं है। तो एम्बिग्विटी का है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स थे जिसमें उन्होंने ये बोला कि अगर कहीं गेम ऑफ स्किल है तो उसको जुआ नहीं कहा जा सकता। ठीक। अब गेम ऑफ स्किल का मतलब है कि आपको वहाँ दिमाग लगाना पड़ रहा है, किस्मत नहीं होनी चाहिए आपकी। कुछ गेम ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ी सी किस्मत भी होती है। करेक्ट। अब जैसे क्रिकेट है, आप उसको क्या बोलोगे, गेम ऑफ स्किल बोलोगे या गेम ऑफ चांस बोलोगे? सर दोनों ही है। दोनों ही है दोनों ही। भाई। आपको बॉलिंग करनी है, अब आप उसको यॉर्कर करोगे या उसको स्पिन करोगे या कहाँ पर उसके स्टंप पे लेके करोगे, वो आपका स्किल है। लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि वो वैसे ही पड़ेगी बॉल। करेक्ट। भाई मैंने मेहनत की, मैंने अपनी पूरी स्किल लगाई, लेकिन उसके बाद भी बॉल वैसे स्विंग नहीं करी, तो वो किस्मत भी तो हुई। चांस आ जाए। आपने बैट घुमाया अच्छे से और वो मान लो वहाँ पे उसके हाथ से टच होके चला गया तो 6 लग गया और कैच हो गया, तो वो किस्मत भी है। तो इस बात पे लेके हमारी वहाँ पे बहस हो गई टीम से, DGCA से। वो बोले साहब आप 18% GST भर रहे हो। मैंने कहा भाई भर रहे हैं, तो हम जो प्लेटफॉर्म फीस कमाएंगे उसी पे भरेंगे। भाई जैसे आप प्लेयर हो मैं भी प्लेयर हूँ, आपने 100 रुपये लगाए मैंने 100 रुपये लगाए, 200 रुपये का गेम है, 20 रुपये उसकी प्लेटफॉर्म की फीस है। करेक्ट। जिस प्लेटफॉर्म पे आप प्ले कर रहे हो, और 180 रुपये उसको मिलेंगे जो जीतेगा। करेक्ट। विनिंग कैंडिडेट। तो आप हम 20 रुपये, क्योंकि हमारा कमीशन तो 20 रुपये ही है। हाँ। और सेक्शन 15 यही बोलता है कि जो आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस है उसी पे लगेगा। तो हम अपने 20 रुपये पे दे रहे हैं ना 18%। वो बोले नहीं सर आप सही कह रहे हो, टीम ने बोला आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन ये हमारे को ऊपर से ऑर्डर है और हम इनके पूरे 200 पे लगाएंगे। अच्छा, इवन 200 पे नहीं, वो ये कह रहे हैं कि 200 पे तो हम लगाएंगे, उस 200 से जो इसने अगले ने 180 जीत लिया ना, वो उससे फिर गेम खेलेगा, तो हम उसे 180 पे भी लगाएंगे दोबारा। तो मतलब वो बार बार जो बैट रोटेट हो रही है हम उसके ऊपर लगाएंगे, और हम 28% लगाएंगे बिकॉज इट इज़ ए एक्शनेबल क्लेम। तो मैंने उनको बोला, मैं कहा सर एक्शनेबल क्लेम तो तब होता है जब मेरा आपके प्रति हो सकता है एक्शनेबल क्लेम, प्लेटफॉर्म का एक्शनेबल क्लेम कैसे होगा? भाई मैं जीता मैं हारा तो एक प्लेयर का दूसरे प्लेयर के प्रति एक्शनेबल क्लेम हो सकता है, वो नहीं माने उस बात को। अब ये मैटर भाई साहब उन्होंने बना दी 400 करोड़ की डिमांड। अब मैंने तो जीवन में पहली बार देखी इतनी बड़ी डिमांड। भाई अच्छे CA नहीं देखते 400 करोड़। हाँ, अब मेरे लिए पहला मैटर था। हमने जैसे तैसे उसको, फिर हमने पता किया भाई कौन अच्छे एडवोकेट है जयपुर में, हमने हाई कोर्ट से उसको स्टे करवा लिया। और हमने कोर्ट के अंदर, मैं 3 दिन खुद कोर्ट के अंदर रहा और मैंने वहाँ पर देखा कि भाई जज लोग कैसे उसको करते हैं, पूरी उनकी प्रोसीडिंग देखी। इवन हमारे जो एडवोकेट थे उन्होंने वहाँ पे गेम को खेल के दिखाया जज साहब को कि सर ये देखो गेम ऑफ स्किल है, क्योंकि जो उधर गवर्नमेंट का जो अटॉर्नी था वो ये प्रूव कर रहा था कि इट्स ए गेम ऑफ चांस। तो जैसे ये बात आई तो हमने अपने सारे मोबाइल रेडी कर रखे थे कि भाई हम खेल के दिखा देंगे जज साहब को। उन्होंने बोला साहब मैंने कल खुद 2 घंटे लूडो गेम खेली है, मैं जीत ही नहीं पाया, इसमें बड़ा स्किल है। उन्होंने बोला साहब इसमें डाइस चलता है, वो तो चांस हो गया ना भाई, आपका 1 नंबर आएगा 5 नंबर आएगा, गोटी चलना स्किल है। मैंने कहा सर हमने तो गेम ही ऐसा बना रखा है जिसमें डाइस ही नहीं चलना पड़ता। बोले हैं? मैंने कहा देखो हमारा एक मोड है डाइस लॉस मोड, तो बोले उसमें फिर चलते कैसे हैं? मैंने कहा नीचे नंबर डिस्प्ले होता है, एक पट्टी चलती है, उसमें पहले से 20 नंबर लिखे हुए होते हैं, 1 6 5 2 3 ऐसे। आपकी पास आपकी है, मेरे पास मेरी है, मुझे केवल गोटियों को मूव करना है। जैसे मेरा पहला नंबर 1 है तो मैं 1 गोटी चला लूंगा, मेरा दूसरा नंबर 5 है, अब मेरे पे वो पट्टी के सीक्वेंस में आपका नंबर है। हाँ पट्टी के सीक्वेंस में उसमें लिख रहा है, मतलब एक तो डाइस चलाने से नंबर आएगा, एक नंबर पहले से डिस्प्ले हो रहा है। अच्छा, तो जब नंबर डिस्प्ले हो रहा है तो मेरी किस्मत तो है ही नहीं, अब मुझे देखना है कि कौन सी गोटी को मुझे चलाना है। भाई मेरी 4 गोटियां बाहर निकली हुई है, अब मुझे उसमें चलाना है, तो मैं आपकी गोटी को देख के मेरी गोटी चलाऊंगा ना, तो इट इज ए गेम ऑफ स्किल। तो जज साहब बोले हाँ बात तो सही है। तो उन्होंने जैसी बात बोली उन्होंने कोर्ट ने कर दिया कि भाई नहीं आप फाइनल ऑर्डर पास नहीं कर सकते। अब वो मैटर हमारा वहाँ स्टे हो गया। स्टे होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी बहुत सारे मैटर पेंडिंग थे ऐसे, मतलब एक कंपनी है उसका 45,000 करोड़ का डिमांड है।
हाँ, मतलब हमने जज साहब को ये बताया, सर ये जो हमसे 450 करोड़ मांग रहे हैं, तो हमारा जो बैंक अकाउंट है उसमें ही नहीं आया आज तक। उससे ज़्यादा मतलब अगर हम अपनी सारा अमाउंट भी दे दें आज तक का जो हमारे बैंक में, तो भी नहीं आए, जिसमें से वो तो हमने दे दिया प्लेयर को। मतलब तो आपने कमाया नहीं। मतलब कमाने की बात नहीं, हमारे बैंक में ही नहीं आए इतने पैसे, तो ये जो जोड़ रहे हैं, मतलब कितना नॉनसेंस है ये। मतलब हमारे वकील साहब ने बोला कि नॉनसेंस है, देखो इनके अकाउंट में नहीं आया इतना पैसा। तो जज साहब को लगा भाई ये तो जाती है, जबकि मेरे को डिपार्टमेंट वालों ने कह दिया था कि सर आराम से स्टे मिलेगा, आप कोर्ट में चले जाओ। तो अब वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में क्लब हो गया। अब देखते हैं, लेट्स सी क्या होगा, क्योंकि ऐसे लग तो नहीं सकता इस तरीके से। तो मतलब सर अगर गेम ऑफ स्किल प्रूफ हो गया तो जो अपन दे रहे हैं वैसे ही कि प्लेटफॉर्म पे जो पैसा कमाया नहीं, अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट को लग गया कि यार मैटर कोर्ट में जाने लग गए, क्योंकि लॉ में क्लैरिटी नहीं है, एम्बिग्यूटी है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 1 अक्टूबर 2023 से एक रूल इंट्रोड्यूस कर दिया 31B, दिस इज फॉर ऑनलाइन गेमिंग। एक नया रूल ही ले आए वो। अच्छा, और उन्होंने बोला कि अब जो डिपॉजिट मनी होगी ना, हम उस पर 28% लगाएंगे, डिपॉजिट मनी पे, डिपॉजिट यानी मनी कि 200 रुपये। 200 रुपए पे। मतलब उन्होंने क्लियर बोल दिया लॉ में, एम्बिग्यूटी को। हमने उसको भी बेस बना लिया कोर्ट में। मैंने कहा सर इनका लॉ ही क्लियर नहीं था, अगर इनका लॉ ही क्लियर होता तो फिर इनको 1 अक्टूबर से अमेंडमेंट क्यों लाना पड़ा लॉ में। मतलब तो पहले गए तो ये तो पहले का मैटर है। हाँ, 1 अक्टूबर से हम दे रहे हैं, लेकिन इससे पहले का बनाया ना हमारा केस। तो हमने ये भी बताया उनको, मैंने कहा देखो इन्होंने लॉ में भी अमेंडमेंट कर दिया, एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन को अमेंड किया। ये जिसको एक्शनेबल क्लेम बता रहे हैं, तो इनको भी पता है कि एक्शनेबल क्लेम नहीं है, जब भी तो डेफिनेशन चेंज करनी पड़ी। सर एक्चुअल मतलब क्या होता है एक्शनेबल क्लेम का? जैसे एक्शनेबल क्लेम का मतलब ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको इजी वे में समझाऊं कि आपने बैंक से लोन लिया और बैंक ने आपको लोन दे दिया, ठीक है। तो अगर उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं रखी हुई है, जैसे पर्सनल लोन है वो, तो बैंक का आपसे लेने का राइट है ना उसको, बैंक आपसे ले सकता है basically। एक्शन ले सकता है। या जैसे इंश्योरेंस क्लेम है, तो आपने इंश्योरेंस करा लिया तो एक बार राइट आ गया आपके पास। आपने लॉटरी का टिकट खरीदा, आप जीत गए, तो आपका लेने का राइट है, दैट इज कॉल्ड एक्शनेबल क्लेम। तो उसमें अमेंड क्या किया? अमेंड उन्होंने ये किया, एक नई डेफिनेशन जोड़ दी, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, ताकि ऑनलाइन गेमिंग को कवर किया जा सके। तो हमने उनको ये बताया साहब, इन्होंने देखो डेफिनेशन भी चेंज की है। तो कोर्ट तो क्या देखता है ना चीजों को कि भाई डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, तो इसलिए सारे केसेस में स्टे किया हुआ है कोर्ट ने अभी तक, जितने भी ये बैठ। हाँ सारे। अब वो सारे बैटिंग के मैटर सुप्रीम कोर्ट में क्लब हो गए एक जगह। अब उनकी एक ही हियरिंग चलेगी जो भी चल रही है। हाँ, अभी वो मतलब उसकी नेक्स्ट हियरिंग डेट शायद जून में ही थी, अब वो जुलाई में एक्सटेंड कर दी उन्होंने, कोर्ट ने। तो ये एक मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मतलब मैंने इतना बड़ा मैटर डील किया, मैं इतने बड़े बड़े एडवोकेट से मिला, मतलब 3 दिन हाई कोर्ट में रहा मैंने वहाँ की प्रोसीडिंग्स देखी, भाई कैसे होता है। तो मतलब एक मज़ा आता है। और मैं अपनी क्या क्लासेस में भी इन चीज़ों को कवर करता हूँ। वो तभी तो मजा आता है सर, एक टीचर से कनेक्ट ही नहीं हो पाता वरना। हाँ, फिर क्या होता है, एक तो क्या ओनली टीचर होता है, मैं प्रैक्टिसिंग हूँ, तो मैं प्रैक्टिस की चीज़ों को भी साथ में बताता हूँ। ऊपर से आप टैक्स पढ़ाते हो। हाँ, Tax तो वो एक जो कॉम्बिनेशन बनता है ना, वो स्ट्रॉन्ग बनता है कॉम्बिनेशन, एग्जैक्टली। ऐसा। सर सीए में है ना, जब बच्चे के अटेम्प्ट लगता है तो जब फेल होता है ना, तो एक डिलाइमा होता है कि अब वो बाकियों से पीछे हो गया, या 3-4 अटेम्प्ट लग गए, अब छोड़े या करे। करता है तो उसके जो पैकेज लग रहा है, उसके जो पीयर्स थे उनके बराबर नहीं लग रहा है। तो आप ये बताओ कि जो अटेम्प्ट लगता है उसका एक्चुअल में कुछ इम्पैक्ट होता है पैकेज पे? और अगर पैकेज की तो चलो बात अलग हो गई, बच्चे को कैसे एक्ट करना चाहिए, उस फेलियर को कैसे ले हम एक एज ए सीए एस्पिरेंट? देखो सीए में ये बहुत बार होता है कि सीए में तो सर मतलब नॉर्मल है। मतलब सीए का मतलब एक ऐसा भी बोलते हैं भाई, कम अगेन। हाँ, सीए का फुल फॉर्म ये भी होता है, कम अगेन, एग्जैक्टली। कि भाई आपको बार बार अटेम्प्ट लगेंगे तो आप फिर आ जाओ। तो एक तो इंस्टीट्यूट ने इसमें सबसे बढ़िया काम ये किया है कि जैसे पहले अपने ईयर में 2 ही अटेम्प्ट होते थे, तो इसको 3 कर दिए। हाँ, कि भाई आप और कम अगेन, वेरी गुड, है ना। तो उसमें क्या है, एक तो फ्रिक्वेंसी बढ़ा दी। मैंने सुना है शायद इसी बार से 3 अटेम्प्ट चालू कर दिए हैं फाउंडेशन में। तो उससे क्या है भाई, बार बार फ्रिक्वेंसी में आप एग्ज़ाम दो। लेकिन बहुत सारे बच्चों के साथ पता है प्रॉब्लम क्या है, वो सीए करना तो चाहते हैं, लेकिन वो अपने फेल्योर से ये नहीं सीखना चाहते कि भाई मेरी गलती क्या रही और मैं उसको कैसे सुधारूं। और ऐसा नहीं कि उनको गलती पता नहीं होती, उनको अपनी गलतियां पता होती है कि भाई हमने कंसिस्टेंसी से पढ़ाई नहीं करी, उनको मालूम है ये बात। उनको ये भी पता है मैंने ढंग से मॉक टेस्ट नहीं दिया,
है ना, उनको ये भी पता है भाई मैंने इंस्टीट्यूट का मटेरियल फॉलो नहीं किया, ये बात तो सर है पता ना, तो होता ये सबको पता होती है, हर बच्चे को पता होती है। इवन हर स्टूडेंट को ये भी पता होती है कि वो एग्ज़ाम में क्या गलतियां करके आया है, लेकिन वो बोलेगा यही सर हाँ पेपर तो बढ़िया ही गया है, आपको भी पता है सर बढ़िया ही जाता है पेपर तो अब तो रिजल्ट में ही पता चलेगा, इंस्टीट्यूट पे ही है सब कुछ। अरे भाई इंस्टीट्यूट पे नहीं है, आप जो करके आओगे उसी का रिजल्ट मिलेगा आपको। देखो मैंने मतलब कुछ टाइम जब मैं पहले बीच में पढ़ा रहा था तो मेरे कुछ ऐसे लोग जानकार थे जो एग्जामिनर थे, तो मैंने मतलब वो भी देखा कि बच्चे कॉपी में लिखते क्या हैं। मतलब आप ये देखो कि अगर 100 कॉपियों का बंडल है ना, उसमें मुश्किल से 5 से 10 बच्चे पास हो रहे हैं। अच्छा। हाँ, इतना गलत सलत लिखते हैं और फिर ब्लेम करते हैं इंस्टीट्यूट ने फेल कर दिया। मैं मानता हूँ कि कुछ जगह पर ऐसा भी हुआ है कि जैसे किसी स्टूडेंट के मार्क्स आने चाहिए थे और उसका कुछ मार्क्स गलती से उसका वो मिला नहीं, क्योंकि अपने यहाँ कॉपी चेकिंग का जो पैटर्न होता है वो डेस्क्रिप्टिव है। अच्छा, डेस्क्रिप्टिव में क्या होता है, जैसे मैं आपकी कॉपी चेक करूँ और आप भी उस कॉपी को सेम चेक करो तो अपने नंबर में भी डिफरेंस आ जाएगा, चाहे कितनी स्टेप मार्किंग हो, है ना। तो किस्मत काम करती है, लेकिन मैं बच्चों से ही कहता हूँ कि यार आप मेहनत ही इतनी कर लो ना कि आप 60-65 नंबर ला रहे हो 100 में से, तुम 40 से टारगेट तो करके जा रहे हो। इतना तो किस्मत भी नहीं होगी, अगर गलत चेकिंग भी नहीं होगी कि तुम्हारे सीधे ही 20 नंबर कम हो जाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि तुम्हारे 40 आते या 41 आते तो तुम्हारे 38 ही आ गए, है ना, तो वो तुम्हारे साथ हो सकता है, लेकिन तुम अपना टारगेट 60 रखो तो 60 से 58 हो जाएगा, 55 हो जाएगा। दूसरी बात क्या है कि आपने जो एग्ज़ाम दिया तो आपको ये पता होना चाहिए मैंने जो गलती करी है ये मुझे नेक्स्ट अटेम्प्ट में नहीं करनी, और उसके लिए काम करना शुरू कर देना चाहिए। तो इससे क्या है, बच्चों का जो नेक्स्ट अटेम्प्ट होगा ना उसमें उनके नंबर बढ़ेंगे। बच्चे क्या करते हैं, एग्ज़ाम दिया फिर वो एग्ज़ाम दे के फ्री हो जाते हैं, फिर मौज मस्ती में आ जाते हैं, बोले रिजल्ट आएगा जब ही करेंगे, मन नहीं लग रहा पढ़ने में। फिर रिजल्ट आता है, फिर वो फेल हो जाते हैं, फिर टाइम इतना सही बचता है, तो वो क्या एक साइकिल बन जाता है उसका। एग्जैक्टली अगर बच्चा पेपर देने के बाद ही अपने किसी मेंटोर से खुद इवैल्यूएट कर ले, राइट, तो वो पता चल जाए कितने पानी में, हाँ, वहीं से पिक कर ले। अब वो वेट करते रिजल्ट। अब जैसे मेरे साथ हुआ, मेरे भी 1-2 बार अटेम्प्ट लगे इंटर में, फाइनल में, तो मैंने क्या किया भाई, जैसी गलती हुई पता लग गया भाई यहाँ अपन कमज़ोर हैं, तो जो भी ट्यूशन करनी थी, क्लास करनी थी या पढ़ना था, मैंने अगले दिन से ही चालू कर दिया। तो मैं जब रिजल्ट आया तब तक मैं उसको कवर कर चुका, तो मुझे पता है कि भाई मैंने उस गलती को रिकवर कर लिया। तो जो मेरे को और आगे का टाइम मिलेगा रिजल्ट के बाद का, उसमें मैंने अपने टेस्ट की प्रैक्टिस कर ली। तो ये बहुत कम लोगों में है, इसीलिए सब लोग बन नहीं पाते। ये बात क्योंकि इसके लिए भी तो टेम्परामेंट चाहिए ना, क्योंकि अपने पास क्या होता है और दूसरे काम भी तो हैं बहुत सारे करने के लिए। तो मैं फिर वही बात रिपीट करूंगा कि नहीं करने के 100 बहाने हैं, लेकिन वो एक कारण अगर अपने को मिल जाए ना करने का, तो अपन कर लेंगे। तो बस निकलने का यही तरीका है भाई, जो गलती है उसको ढूंढो, उस पर काम करो, टाइम से ढूंढो, मेहनत करो, मॉक टेस्ट दो, बार बार टेस्ट दो, कहाँ गलती कर रहे हो, स्पीड कम है या कहीं लैग कर रहे हो, तो वो आपको खुद ही पता चल जाती है। मतलब लोग कहते हैं यार मुझे कोई बताए, अरे बताएगा क्या, तेरे को खुद को ही पता है, बताना क्या है इसमें। करेक्ट। तो सबको अपनी गलती पता है, लेकिन जो उस पर काम करता है वो सक्सेस मिल जाती है, जो काम नहीं करता है उसको नहीं मिलती है। इतनी सी बात है। तो प्रेशर तो आएगा ही भाई, आपकी उम्र बढ़ती जा रही है ना, घर वालों पे भी प्रेशर होता है, आपको अंदर से भी फील आता है कि यार मैं पैसे कब तक मांगूं, शादी का भी है, बहुत चीज़ें होती है, बहुत होता है सर। हाँ, तो मेरा कहना है टाइम से निपटा लो, इसको ख़त्म कर लो। अगर आप बार बार इसी सर्कल में घूमते रहोगे तो आप एक तरह से अपना बहुत आगे का भी लॉस कर रहे हो। करेक्ट। हाँ, और खुद का कॉन्फिडेंस टूट जाता है। और सर पैकेज पे क्या इम्पैक्ट हुआ? पैकेज पे इम्पैक्ट होता है, अगर आपका बार बार अटेम्प्ट लग रहा है तो जो कैंपस इंटरव्यू है उसमें तो बहुत असर होगा। मतलब हो सकता है बहुत सारी कंपनीज तो आपको शॉर्टलिस्ट ही नहीं करे, फिल्टर होता है, फिल्टर होता है, क्योंकि उनको पता है भाई जो एक अटेम्प्ट वाला क्लियर है उसको पहले लेंगे वो प्रायोरिटी पे। हाँ, ये हो सकता है देखो कि जिसको 3-4 अटेम्प्ट लगे हैं तो वो एकेडमिक में इतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा, लेकिन जब वो काम करने उतरेगा तो उसकी परफॉर्मेंस हो सकता है बहुत बढ़िया हो। तो उसमें क्या होता है कि उसका स्टार्टिंग पैकेज तो कम लगेगा, लेकिन वो कैच कर लेगा क्योंकि वो अपनी परफॉर्मेंस से प्रूव कर देगा कंपनी को, तो उसका पैकेज बढ़ जाएगा। जैसे कई लोग मुझे ऐसे भी बोलते हैं यार सीए तो आजकल 15-20 हज़ार में 25 हज़ार में मिल जाते हैं। मैंने कहा यार मेरे को ला दे, कहाँ मिलते हैं। वो एक्चुअली क्या होता है नमन कि उसकी सीए की 15-20 हज़ार नहीं है सैलरी। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ढंग से ट्रेनिंग नहीं करी, या उनको नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, या उनका मतलब ये समझ लो कि बोलना नहीं आता, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो क्या करते हैं भाई जो ट्रेनिंग उन्होंने पहले नहीं करी तो उनको वो 20-25 हज़ार रुपये बल्कि मिलते हैं, बाद में करनी पड़ती है। लेकिन ऐसा एक भी सीए बता दो कि जो पिछले 10 साल से 25 हज़ार पे काम कर रहा है,
एक भी सीए बता दो पूरे इंडिया में या वर्ल्ड में। शुरू के 5-6 महीने हो सकता है उसने 25,000 रुपये कहीं नौकरी कर ली होगी, लेकिन 6 महीने साल भर बाद ही उसका सैलरी बढ़ के 40,000, 50,000, 60,000, इवन लाख रुपए भी हो गया होगा। तो वो दिखने में ऐसा लगता है कि अरे यार 25,000 पे काम कर रहा है, अरे तो जिंदगी भर थोड़ी करेगा 25,000 पे। आप ये समझो, उसकी अटेम्प्ट से कम लगाओ, हाँ, बाद में वो प्रूफ कर दे, बाद में प्रूव कर दे। ऐसे बहुत लोग हैं जो 25,000 से, मैं बैठा हूँ आपके सामने, मैंने जॉब करी है 15,000 रुपये महीने में सीए बनने के बाद। हाँ, 2 महीने जो मैं बता रहा था एक फर्म में मैंने करी है 15,000 रुपये महीने पे। और आज देखो, हाँ, और मैंने उसके बाद में खुद को ऑफिस भी डाला, क्लासेस भी ली, बल्कि मैं उस समय इतना कमा रहा था कि जितना जो मेरे साथ में पैकेज पे लगे थे ना वो नहीं कमा रहे थे। तो अगर आप में काम करने का टेम्परामेंट है, आप थोड़े से डाइवर्सिफाइड जा सकते हो, अपने आप को चेंज कर सकते हो, तो आप अच्छा कमा सकते हो। बिल्कुल प्रूफ करना पड़ता है, प्रूफ करना पड़ता है। और अपनी सीए की डिग्री में पता है खास बात क्या है, अपनी सीए की डिग्री इतनी शानदार डिग्री है कि आप इसमें किसी भी फील्ड में उतर सकते हो। जरूरी नहीं है आपको जॉब ही करनी है, आपको प्रैक्टिस ही करनी है। बहुत सारे सीए लोग हैं जो बिजनेस में आ गए, बिजनेस स्टार्टअप, आजकल तो हर चीज़ चल रही है, सब चीज़ें चल रही है। अब जैसे मेरे भी कुछ बहुत अच्छे बड़े क्लाइंट्स बन गए, मतलब जो ऑनलाइन गेमिंग में है या मतलब मैन्युफैक्चरर हैं बड़े। अब मैं उनके साथ दिन भर मेरा बैठना रहता है, तो वो मुझे अपने आइडिया शेयर करते हैं, सर मेरे दिमाग में ये आ रहा है, आप बताओ क्या करना चाहिए। तो मेरा भी थिंकिंग चलता है, यार ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो अब जैसे मेरे कुछ क्लाइंट्स ऐसे थे जिनका बिजनेस था रियल एस्टेट का, तो मैंने कदम बढ़ाया ना उधर, मैं भी उतर गया, मुझे दिखने लग गया ना भाई इतने प्रॉफिट मार्जिन है। आप सर्किल जैसा क्रिएट करते हो ना, वैसा ही आपका बनता है। तो सीए वाले में क्या है कि आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं। मतलब सीए की डिग्री अपने आप में एक बहुत बड़ी डिग्री है, मैं तो ये मानता हूँ। कोई अगर आपको कहता है ना कि अरे सीए से तो 15-20 हज़ार में कमा रहा है, अरे भाई वो नहीं कमा रहा, वो एक टाइम बिंग कमाया होगा उसने, लेकिन वो हमेशा नहीं कमाएगा 15-20 हज़ार। वो कर लेगा, उसको इतना मतलब मेच्योर उसको डिग्री मिली है, इसका मतलब इंस्टीट्यूट ने चेक कर लिया उसको पूरा। करेक्ट, ये बात तो है सर। हाँ, ये बात इसका उल्टा भी होता है कि फॉर से इसकी रैंक आई है, उसका लग तो गया 18 लाख का, हाँ, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस डामाडोल, तो वो हट गया। एक्चुअली क्या होता है कि जो फेल होके बनता है ना, या जिसने एफर्ट्स किए है, जिसको अंदर से दर्द हुआ है, वो टिकाऊ खिलाड़ी होता है। तो वो क्या करता है, आगे सर्वाइव जल्दी करता है। मतलब उसके क्या डांट वाट का असर नहीं पड़ता, भाई क्या ही फर्क पड़ता है, अपन तो वैसे ही बहुत सुने हुए हैं। अब हम जैसों को कोई कितना भी डांट ले कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि बचपन में इतनी डांट खाई है, इतना बुरा बुरा सुना है। अब जिसकी क्या ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक है या सेकंड, उसने क्या जीवन भर हमेशा यही देखा है। तो वो जब प्रैक्टिकल फील्ड में उतरता है ना, तो उसके बॉस ने भी अगर उसको जरा सा डांट दिया ना, उसको बुरा लगता है कि यार मैं तो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक करूँ, ये कौन होता है मेरे को डांटने वाला। तो वो उसको दिल पे ले लेता है, ईगो हर्ट हो जाता है। अब हम जैसों की ईगो हर्ट होते ही नहीं है। कोई कुत्ता मतलब जो कहते हैं ना नकटा टाइप इंसान, वैसे क्या फर्क पड़ रहा है, कह लो कुछ भी। जैसे वो गाड़ी के पीछे नहीं लिखा रहता या तो यहीं चालेंगी, तो तो अगर आप फेल हो रहे हो, आपको अटेम्प्ट लग रहे हैं, लेकिन वो एक बेवकूफ़ी है कि आप उस पर काम नहीं कर रहे और फिर बार बार फेल हो रहे हो, वो बेवकूफ़ी है। ये नहीं कि भाई अब मेरे को चला के फेल होना है 3-4 बार, ऐसा नहीं होना चाहिए। फेल होने से आपको कमी पता चलती है, आप उस पर काम करते हो, फिर दोबारा फेल हो जाते हो, फिर काम करते हो, फिर मेहनत करते हो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले वाले अटैम्प्ट में तो आए आपके 400 में से 200 लाने थे, 198 में आए और अगले अटैम्प्ट में वो 170 ही रह गए, फिर 150 ही रह गए। इसका मतलब भाई आप दूर जा रहे हो। ऐसा तो फिर तो आप बस दे रहे हो नाम के लिए, दे रहे हो नाम के लिए, वो बेवकूफ़ी है, वो बेवकूफ़ी है। वो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, फिर छोड़ दो। आप, मेरा कहना है आप छोड़ दो, उतर जाओ किसी फील्ड में। सर अब हम करेंगे एक अनफिल्टर्ड का एक छोटा सा राउंड, बिल्कुल 1-to-1 होगा। Right. इसके 2 सिंपल रूल है। एक, आपको सच बोलना है, आप मतलब डिप्लोमेटिक नहीं चलोगे, राइट, स्ट्रेट टू द पॉइंट। और दूसरा, आप क्विट नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, करें, स्टार्ट करें। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 1, ऑनलाइन कोचिंग ऑफलाइन कोचिंग, एक एक नेगेटिव पॉइंट और एक एक बेनिफिट इनका। ऑनलाइन कोचिंग आपका स्कोप बढ़ जाता है और बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऑफलाइन कोचिंग में आपका एक जो नेचुरल वे होता है पढ़ाने का, वो ज़्यादा मज़ेदार वाला होता है, लेकिन आपका जो स्कोप है वो लिमिटेड होता है, आपको कम लोग जानते हैं, तो आपकी पैसे की अर्निंग भी कम होती है इन कंपेयर टू ऑनलाइन। विच वन यू प्रेफर पढ़ाना आपके हिसाब से, कि ऑनलाइन बच्चा ज़्यादा सही रहेगा ऑफलाइन? मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरी कोचिंग तो ऑनलाइन ही हो, लेकिन मेरे सामने 10, 15, 20 बच्चे बैठे हो। अगर आपके पास टाइम मशीन हो तो आप आपके कौन सी एज ब्रैकेट में वापस जाना चाहोगे? एज ब्रैकेट 20। ये हमारा वाला फेस। हाँ। ऐसा कोई स्टूडेंट जो खांडल सर के लिए स्पेशल हो? खांडल सर के लिए स्पेशल भरत। भरत, यस।
इफ नॉट टैक्स तो आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे होते हैं? लॉ, लॉ। एंड इफ नॉट सीए तो खांडल सर आज क्या कर रहे होते हैं? वकील, एडवोकेट। एडवोकेट। लॉ एडवोकेट है। आपका फेवरेट एक्टर या कोई रोल मॉडल और क्यों? एक्टर रोल मॉडल तो ऐसा कुछ नहीं, एक टाइम पर सनी देओल बहुत अच्छा लगता था, उसके बाद अक्षय कुमार, और क्योंकि सनी देओल जो था उसकी एक तो बोलने की जो वो था ना, वो बात है आज भी दम है। मतलब वो दम से बोलता था, हाँ। तो अंदर से खून खोल जाता था। और अक्षय कुमार इसलिए कि उसकी जो फिटनेस और उसका जो मतलब एक बोलने का स्टाइल है ना, वो मेरे को बहुत पसंद है। और सर आजकल काफी वेब सीरीज बन रही है सीए पे, पहले ना साइंस पे ही बनती थी, कोटा फैक्ट्री हो गई वगैरह वगैरह हो गई, आप जमुना पार आ रही है, हापसी आ रही है, तो आप देखते हो ये वाली वेब सीरीज? नहीं, मैं वेब सीरीज नहीं देख पाता नमन, लेकिन हाँ मुझे पता है कि आजकल वेब सीरीज का बहुत ज्यादा चल रहा है, क्योंकि उसमें क्या आपको टाइम बहुत देना पड़ता है। अब मेरे पास टाइम लिमिटेड होता है, मैं क्या करता हूँ, मॉर्निंग वॉक करता हूँ ना, तब मैं इंस्टा की रील्स देख लेता हूँ, और जो रील मेरे को पसंद आ जाती है उस पर तुरंत मैं घूमते घूमते ही वीडियो भी बना देता हूँ। अच्छा। और घूमते घूमते ही मैं अपलोड भी कर देता हूँ उसको। ये सही है सर। तो मेरी बहुत सारी रील्स अगर आप देखोगे ना, तो मॉर्निंग में अपलोड हुई मिलेगी आपको, मतलब 6 बजे वाला जो टाइम होता है। तो कई लोग मुझे बोलते भी है, यार तू मतलब सुबह सुबह यही काम करता है क्या? मैंने कहा हाँ, जबकि मैं उस समय घूम रहा हूँ। आपके लिए पैसा कितना इंपॉर्टेंट है? इस पे बहुत ध्यान दो। पैसा मतलब मैं कहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है पैसा, मतलब आपको हर जगह पर पैसा काम देगा, मतलब वो भगवान नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान से कम नहीं है। Exactly. तो पैसे की इंपॉर्टेंस को आप कम तो नहीं मान सकते, लेकिन एक चीज है, जरूरी नहीं है कि पैसा आपको बहुत खुशी दे, क्योंकि पैसे से वो कहते हैं ना, एक लक्ष्मी जी की आरती आती है, उसमें एक लाइन आती है, जिस घर तू रहती मन नहीं घबराता, और खान पान का वैभव सब तुमसे आता। तो ये बात सही है कि जब लक्ष्मी रहेगी ना, तो मन नहीं घबराएगा आपका, और जो भी खान पान का वैभव है, आपको जो चाहिए, जो आपको पसंद है, जो आपके सपने हैं, ड्रीम्स हैं, वो सब आप पूरे कर सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि उससे हैप्पीनेस भी मिले। करेक्ट। ऐसा। अगर आप आईसीए के आज प्रेसिडेंट होते तो ऐसे कौन से 2 चेंज है जो आप सीए करिकुलम में करते हैं? एक तो मैं जो अपना कोर्स का करिकुलम है ना, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि यार ये सब्जेक्ट फालतू का लगा रखा है, इसमें ये होना चाहिए, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजें उसमें होनी चाहिए, मतलब मैं उस करिकुलम को सही करता, बच्चों का फीडबैक। हाँ फीडबैक करता। दूसरी बात, जो सीए मेंबर्स के साथ दुर्दशा हो रही है सीए मेंबर्स की, मतलब आप ये देखो, बोलना तो नहीं चाहिए, अभी मैं एक उस पे हूँ पॉडकास्ट पे, लेकिन आज अपना इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है ना, इतना रेपो है, इतना बड़ा नाम है, ब्रांड है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टीट्यूट के पास जब इतने फंड्स हैं, इंस्टीट्यूट मेंबरशिप लेता है, तो वो अपने मेंबर्स के लिए क्या करता है, मैं इंस्टीट्यूट से जानना चाहता हूँ। इवन आप ये देखो, एक छोटी सी बात मैं बोलूँगा कि आज अपना इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वैसे इंस्टीट्यूट वाले अपने हिसाब से काम करते हैं, लेकिन एक जैसे मेडिकल फंड हो गया, लाइफ इंश्योरेंस फंड हो गया, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मतलब वहाँ पर एक मेंबर्स के लिए वो चीज़ होनी चाहिए। अभी नहीं कुछ सर। नहीं है, वो कुछ जगह उनके लिए प्रिविलेजेस होने चाहिए, है ना, तो वो सब चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन ठीक है, देखो सबका अपना अपना तरीका है। एज अ फैमिली कनेक्टेड नहीं लगता अभी भी इंस्टीट्यूट में ऐसा? हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टीट्यूट में कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो मेंबर्स के वेलफेयर के लिए हो, वो मतलब एक जिस लेवल का इंस्टीट्यूट है, आज मैं और कई छोटे इंस्टीट्यूशन को देखता हूँ, वो अपने मेंबर्स के लिए इतना करते हैं। करेक्ट। ऐसा। ऐसी कौन सी 2 बुक्स जो आप किसी एस्पिरेंट को सजेस्ट करना चाहोगे, नॉट सीए बट एनी 2 बुक्स जो आपको लगता है कि हाँ ये पढ़नी चाहिए? देखो, बुक्स के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा बुक्स तो नहीं पढ़ी है, लेकिन मैं जब सीए कर रहा था तो मैंने स्वामी विवेकानंद की एक बुक पढ़ी थी, जिसमें वो, उसका एग्जैक्ट नेम मुझे नहीं पता है कौन सी है वो, तो उसको पढ़ने से मेरे में एक मोटिवेशन आया था, और मैंने मतलब अपनी सीए की जर्नी में उस बुक से बहुत मोटिवेशन लिया है। तो वो बुक मुझे ऐसी लगती है कि वो सबको पढ़नी चाहिए, उनकी जर्नी पर हो। हाँ वो उनकी जर्नी पर है, तो वो बुक पढ़नी चाहिए। और एक थोड़ा सा भागवत गीता है, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो भी एक बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें क्या होता है कि हर आदमी नहीं पढ़ पाता उसको, ऐसा लगता है कि 2 दिन पढ़ेगा, 3 दिन पढ़ेगा, फिर वो बोरिंगनेस होने लग जाती है। तो ठीक है, अगर आप बुक नहीं भी पढ़ सकते तो आजकल जैसे गीता आने लगता पॉकेट गीता आती है, या आप जैसे सुबह सुबह घूम रहे हो तो आप उस पे 2-3 ऐप्स है वो, तो उससे आप ऑडियो बुक्स पढ़ लो, तो उससे बहुत सीखने को मिलता है। ऐसा। सर सीए प्रैक्टिस या टीचिंग में से अगर आपको कुछ एक चीज सुनने को मिले तो आप क्या चूज करोगे? ओनली टीचिंग। ओनली टीचिंग। और खांडल सर कितना पैसा कमाते हैं? देखो, मैं एग्जैक्ट तो आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मैं कोई नौकरी पेशा वाला नहीं हूँ भाई, मेरा पैकेज इतना है, लेकिन जो मैं एवरेज कमाता हूँ, अगर मैं अपनी टीचिंग जोड़ लूँ, अपनी प्रैक्टिस जोड़ लूँ, सब जोड़ लेता हूँ, तो मैं एक बड़ी मर्सिडीज ले सकता हूँ, E क्लास, S क्लास। हाँ, बड़ी वाली। दैट्स ग्रेट।
All right, sir. That was the end of this first episode of Unfiltered by Naman. And I want to, जैसे मैं ऑन कैमरा ऑडियंस को कुछ बता दूँ, दैट फर्स्ट से जब हम पहले मीटिंग में मिले तो सर के ऑलरेडी क्लाइंट्स बाहर बैठे हुए थे. वी वेंट टू हिज ऑफिस. तो ऐसा नहीं था, इन्होंने समझा कि कुछ बच्चे आए हैं एंड वी जस्ट कि ठीक है मैं आ जाऊँगा. इन लिसन एवरीथिंग, समझा, अप्रिशिएट किया. 1 घंटा हमारी मीटिंग चली रिगार्डिंग द पॉडकास्ट एंड ऑल. एंड सो थैंक यू उस दिन भी टाइम स्पेयर करने के लिए और आज स्टूडियो में आने में टाइम देने के लिए पूरी फिल्टर्ड बाय नमन की टीम से. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू सो मच नमन.